एग्जाम गुरु एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फरवरी 2020 के मंथली करंट अफेयर पे। देखिए, इस सीरीज में टोटल हम 300 से ज़्यादा करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में कुल हम जो है 150 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और बाकी के प्रश्नों पर चर्चा हम करेंगे पार्ट 2 में। तो इस वीडियो में कुल 150 प्रश्न जो आपको मिलने वाले हैं, ये आपके सभी आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पीसीएस यानी कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए और देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए, जिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको जो है 300 से ज़्यादा करंट अफेयर मिलेंगे फरवरी 2020 के। तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल के आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएं। और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी कौन बन गई है? तो देखिए, ये दुनिया की जो पहली हॉकी खिलाड़ी बनी है जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, इनका नाम है रानी रामपाल। और देखिए, जो आपका ये वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का जो खिताब है, ठीक है, तो ये खिताब जो है सामाजिक कार्य और उचित व्यवहार के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो जो आपकी रानी रामपाल है, ये दुनिया की पहली हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर खिताब जीता है। इसको आपको याद रखना है। और दूसरा प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस थिएटर कलाकार को फ्रांस की सरकार का विशेष सम्मान जिसका नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, तो ये सम्मान दिया गया। तो देखिए, ये थिएटर कलाकार आपकी हैं संजना कपूर। देखिए, संजना कपूर जो है, इनके पिताजी को आप जानते होंगे, इनको बहुत कम लोग जानते होंगे। देखिए, इनके पिता जो है एक अभिनेता थे जिनका नाम था शशि कपूर, ठीक है। तो दीवार फिल्म जो थी अमिताभ बच्चन की, उसमें इन्होंने काम किया था अमिताभ बच्चन के साथ, शशि कपूर ने। और इन्हीं की जो बेटी है यानी कि शशि कपूर की जो बेटी है संजना कपूर, इनको जो है थिएटर के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए जो आपकी फ्रांस की सरकार है, इसने हाल ही में अपने विशेष सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स ऑफ लेटर से सम्मानित किया फरवरी 2020 में। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में गूगल ने भारतीयों की समाचार साक्षरता को बढ़ाने के लिए कितने मिलियन डॉलर का अनुदान देने की घोषणा की है? तो देखिए, ये अमाउंट आपका है 1 मिलियन डॉलर का। अभी हाल ही में फरवरी 2020 में जो आपका गूगल है, इसने भारतीयों की समाचार साक्षरता को बढ़ाने के लिए टोटल 1 मिलियन डॉलर का जो अनुदान देने की घोषणा की, इसको आपको याद रखना है। और देखिए, जो आपकी ये 1 मिलियन डॉलर की फंडिंग होगी, ठीक है, तो ये जो है गूगल की व्यापक मीडिया साक्षरता के 10 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। चौथा प्रश्न आपका है कि हाल ही में तुषार कांजीलाल का निधन हो गया, ये जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, जो आपके तुषार कांजीलाल हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये जो है एक राइटर यानी कि लेखक थे। और जो आपके तुषार कांजीलाल हैं, ये लेखक के साथ साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद और शिक्षाविद भी थे। और इनके बारे में खास बात यह है कि जो आपके तुषार कांजीलाल हैं, इनको भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1986 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इन्हें वर्ष 2008 में जो है जमनालाल बजाज पुरस्कार भी दिया गया था। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध राजनेता मनोहर ऊंटवाला का निधन हो गया। वह मध्य प्रदेश की किस विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए थे? तो देखिए, जो आपके मनोहर ऊंटवाला थे, ये जो है मध्य प्रदेश के आगर मालवा क्षेत्र से जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए थे। ये चीज़ आपको याद रखना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किसी भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का सदस्य चुना है? तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं जनक राज। जनक राज को जो है फरवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति समिति का जो है सदस्य अपॉइंट किया गया था। और देखिए, इन्होंने इस पद पर जो है एमडी पात्रा का स्थान लिया था। और एक खास बात यह है, जो आपका मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ये होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं एमपीसी के यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अध्यक्ष। और जो आपका मौद्रिक नीति समिति होता है, ये देश में उचित ब्याज दर तय करने के लिए जिम्मेदार होता है। और जो आपका मौद्रिक नीति समिति होता है, इसकी बैठकें एक वर्ष में कम से कम 4 बार होती हैं। और जब भी इसकी बैठक होती है तो इसमें जो भी निर्णय लिया जाता है उसको जो है पब्लिश भी किया जाता है ऑनलाइन। सातवां प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस हाई स्पीड इंटरसेप्टर नाव को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है? तो देखिए, इस हाई स्पीड इंटरसेप्टर नाव का नाम है C448।
और देखिए आपको बता दूं, जो आपका कर्नाटक है तो कर्नाटक के बेंगलुरु में जो आपका भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड है, तो इसके द्वारा फरवरी 2020 में इस बोट को, जिसका नाम है C448, ठीक है, तो इसको इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया था। और इस हाई स्पीड इंटरसेप्टर नाव, जिसका नाम है C448, ठीक है, तो इसका निर्माण किया है L&T यानी कि लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड ने। और देखिए इस इंटरसेप्टर शिप में जो है सहायक कमांडेंट अपूर्व शर्मा के अंतर्गत टोटल 12 कर्मियों के एक दल को अपॉइंट किया गया है इसका संचालन करने के लिए। तो ये सारी डिटेल्स याद रखना है इस हाई स्पीड इंटरसेप्टर नाव के बारे में। और देखिए आठवां प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है ये कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जो भारत की जीडीपी की ग्रोथ है ये 6 से 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। और नौवां प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2018 में भारत में कितनी नई कंपनियों का गठन हुआ है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण जारी हुआ था फरवरी 2020 में, तो उसमें बताया गया है कि 2018 में भारत में कुल 1,24,000 नई कंपनियों का गठन हुआ था। देखिए इस वीडियो में हम जो है बजट 2020-21 और आर्थिक सर्वेक्षण के सभी प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको आपके सामने 2 प्रश्नों पर चर्चा भी हो चुकी है, तो इसको ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 10वां प्रश्न आपका कि आर्थिक समीक्षा यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार 2011-12 से 2017-18 के बीच में कितनी नई नौकरियों का जो है सृजन हुआ। तो देखिए आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 2011-12 से 2017-18 के बीच में कुल 2.62 करोड़ यानी कि 2.62 करोड़ नई नौकरियों का जो है सृजन किया गया था, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और 11वां प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा में भारत सरकार ने 2024 तक जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसको कितने डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है, समाचार पत्रों में आमतौर पर पब्लिश होते रहता है और इसको इकोनॉमिक सर्वे में खुलेआम भारत सरकार ने बोल दिया है कि भारत सरकार ने 2024 तक जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसको 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था जो बनाने का लक्ष्य रखा है। और 12वां प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मिशन इंद्रधनुष के तहत पूरे देश भर के कितने जिलों में कुल 3.39 करोड़ बच्चों और 87.18 लाख गर्भवती महिलाओं का जो है टीकाकरण हुआ है। तो देखिए जो आपका इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण है इसमें बताया गया है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है पूरे देश भर में पूरे इंडिया के 680 जिलों में जो है 3.39 करोड़ बच्चों और 87.18 लाख जो है गर्भवती महिलाओं का जो है टीकाकरण किया गया। 13वां प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार दिसंबर 2019 तक जीएसटी की जो कुल मासिक वसूली है ये कितने गुना बढ़कर कुल 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई। तो देखिए आपको बता दूं कि जो आपका इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया था 2019-20 का, तो इसके अनुसार दिसंबर 2019 तक जीएसटी की जो कुल मासिक वसूली है ये जो है कुल 5 गुना बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। देखिए ये सारे आंकड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट भी करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। बाकी आपको जो ये मंथली करंट अफेयर वाला पीडीएफ मिलेगा इसका, ठीक है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इसमें आपको लगभग 300 मतलब लगभग 350 प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है, किसके फरवरी 2020 महीने के। तो उसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, पहले वीडियो देख लीजिए और सारे फैक्ट को समझ लीजिए, उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 में मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र में कितने प्रतिशत जो है वृद्धि का अनुमान जताया है। तो देखिए जो आपका आर्थिक समीक्षा 2019-20 था तो उसमें जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वर्तमान में, इसका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो इन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में जो है कुल 2.8% यानी कि 2.8% की वृद्धि का अनुमान जताया है। 15वां प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के दौरान भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र जो है ये किस नाम से दर्शाया गया है। तो देखिए आर्थिक समीक्षा 2019-20 में जो आपका भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र है ये जो है थालीनॉमिक्स के नाम से दर्शाया गया है। और 16वां प्रश्न है आपका कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया के शीर्ष जो 10 अर्थव्यवस्थाएं है तो इनमें जो भारत की अर्थव्यवस्था ये किस स्थान पर है। तो देखिए आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार जो आपका इंडिया यानी कि भारत है तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये दुनिया की जो शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं इनमें जो है 5वें स्थान पर है, ये चीज़ आपको याद रखना है।
और देखिए 17वां प्रश्न आपका है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 से 2017-18 के मध्य संगठित निर्माण क्षेत्र में कार्यरत जितने भी यानी कि कुल श्रमिक हैं, इनकी टोटल संख्या में जो है कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो देखिए इन संगठित निर्माण क्षेत्र में जो कार्यरत कुल श्रमिक हैं, इनकी टोटल संख्या में कुल 17.3 लाख जो है बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 18वां प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 31 जनवरी 2020 को संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता श्रेणी में जो भारत है, ठीक है, तो 2014 के ये 142वें स्थान से 2019 में किस स्थान पर पहुंच गया है। तो देखिए भारत जो है ये जो आपका विश्व बैंक का कारोबारी सुगमता श्रेणी है, तो इसमें 2014 के 142वें स्थान से 2019 में जो है 63वें स्थान पर पहुंच गया, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। और ये हमारे भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत जो है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि जो आपका कारोबारी सुगमता सूचकांक है, इसमें 142वें स्थान से जो है 63वें स्थान पर पहुंच गया। 19वां प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में 5 लाख से 7.5 लाख यानी कि 7.5 लाख रुपए तक की आय पर जो है कितने प्रतिशत जो है टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। तो देखिए टैक्स से संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो टैक्स के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, 5 लाख से 7.5 लाख रुपए। अगर आप एक साल में 5 से 7.5 लाख रुपए तक जो है कमा लेते हैं, तो आपको जो है अब 10% टैक्स यानी कि 10% जो है आयकर यानी कि इनकम टैक्स देना पड़ेगा। देखिए पहले क्या था, पहले अगर आप 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक जो आपकी अगर वार्षिक आय थी, तो आपको जो है 20% इनकम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इसको कम कर दिया है। अब सरकार ने कहा है कि अब 5 से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर केवल 10% जो है इनकम टैक्स देना पड़ेगा। देखिए एक खास बात और है, अगर आपकी आय, ठीक है, 1,000 रुपये से लगाए 5 लाख रुपए तक है, तो आपको एक भी रुपया इनकम टैक्स नहीं देना है। आपकी इनकम जो है ये टैक्स फ्री है, ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे। और देखिए अगर आपकी जो आय है ये 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए है, तो आपको जो है अब 15% जो है टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम, ठीक है, 10 से 12.5 लाख रुपए तक है, तो आपकी आय पर 30% की बजाय 20% ही टैक्स देना पड़ेगा। देखिए पहले 30% टैक्स देना पड़ता था 10 से 12.5 लाख तक की आय पर, लेकिन अब केवल 20% ही टैक्स लगेगा, इसको सरकार ने घटा दिया इस साल। और 12.5 से 15 लाख रुपए तक की आय पर केवल 25% टैक्स देना पड़ेगा, पहले 30% जो है टैक्स देना पड़ता था। और देखिए 15 लाख रुपए से अधिक आय वाले जितने भी लोग हैं उनको 30% जो है इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। 20वां प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में किस योजना के अंतर्गत 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने में मदद करने की पेशकश की गई है। तो देखिए जो आपका केंद्रीय बजट 2020-21 है, तो इसमें पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत टोटल 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने में मदद करने की पेशकश की गई है। और आपको बता दूं कि जो आपकी मोदी सरकार है, इसने फरवरी 2019 में पीएम कुसुम योजना की जो है शुरुआत की थी। 21वां प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में भारत नेट परियोजना के माध्यम से इस वर्ष यानी कि 2020 में जो है कितने लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू द होम से जोड़ने की घोषणा की गई है। तो देखिए इन ग्राम पंचायतों की टोटल संख्या है 1 लाख, ठीक है। तो केंद्रीय बजट 2020-21 में भारत नेट परियोजना के माध्यम से इस साल 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू द होम से जो है जोड़ने की घोषणा की गई है। और एक जो आपकी ये भारत नेट परियोजना ये पिछले साल काफ़ी चर्चा में थी, तो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जो आपका भारत नेट परियोजना है, इसका नाम पहले OFC नेटवर्क था, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क था, और इसको 2011 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका बाद में नाम परिवर्तित हुआ। और देखिए जो आपकी ये भारत नेट परियोजना है, इसके तहत किफ़ायती दरों पर 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराया जाना है। और इसके तहत जो है ब्रॉडबैंड की जो गति होगी ये होगी 2 से 20 Mbps, ये चीज़ आपको याद रखना है। और देखिए जो कि ये भारत नेट परियोजना है, इस परियोजना का जो वित्त पोषण है, तो ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी कि जो आपका USOF है, ठीक है, तो इसके द्वारा किया जा रहा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और 22वां प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में जल जीवन मिशन के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो देखिए जो आपका केंद्रीय बजट 2020-21 है, इसमें जल जीवन मिशन के लिए कुल 3.60 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 23वां प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।
तो देखिए ये अमाउंट आपका है 22,000 करोड़ रुपए। आपको याद रखना है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए जो है कुल 22,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। और 24वां प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डों को 2024 तक जो है पुनर्विकसित करने की घोषणा की गई है। तो देखिए इन हवाई अड्डों की टोटल संख्या है 100। आपको याद रखना है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में उड़ान योजना यानी कि जो आपका उड़े देश का आम नागरिक योजना है, तो इसके तहत कुल 100 नए हवाई अड्डों को 2024 तक जो है पुनर्विकसित करने की घोषणा की गई है। तो अगर हवाई अड्डे विकसित होंगे, पुनर्विकसित होंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी तो हवाई जहाज भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसीलिए इसी अवधि के दौरान हवाई जहाज़ों की जो संख्या ये 600 से 1200 होने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। और देखिए उड़ान योजना के बारे में एक प्रश्न एग्जाम में ये पूछा गया है कि उड़ान योजना जो है कब शुरू की गई थी। देखिए उड़ान योजना का पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक और इस योजना को लॉन्च किया गया था 27 अप्रैल 2017 को। 25वां प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में जो है किस एक्सप्रेस वे की शुरुआत की घोषणा की गई है। तो देखिए जो आपका केंद्रीय बजट 2020-21 है, इसमें जो है चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस वे की शुरुआत करने की घोषणा की गई। और देखिए जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, तो इन्होंने बजट पेश करते समय एक और चीज़ बताई कि जो आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है और जो दो अन्य पैकेज हैं एक्सप्रेस वे वाले, तो ये 2030 तक जो है ये पूरे हो जाएंगे। और 26वां प्रश्न आपका है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में पर्यटन संवर्धन के लिए वित्त वर्ष 2020-21 हेतु कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो देखिए जो आपका केंद्रीय बजट 2020-21 है, तो इसमें पर्यटन संवर्धन के लिए जो है जो आपका वित्त वर्ष 2020-21 है, इसके लिए कुल जो है 2500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में हम जान लेते हैं। देखिए जो आपका वित्त वर्ष 2020-21 होगा, तो इसके लिए जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है, इसके लिए जो है कुल 3,150 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव दिया गया है। और देखिए वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में जो है एक भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान भी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है और ये जो है भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो है काम करेगा। और देखिए जो आपका ये भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान होगा, इसको प्रारंभ में जो है एक मानद विश्वविद्यालय का भी दर्जा प्राप्त होगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और 27वां प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो देखिए जो आपका केंद्रीय बजट 2020-21 है, इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए जो है कुल 6400 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है। और देखिए जो आपका ये 2020-21 का बजट है, तो इस बजट में जो है समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कुल 6400 करोड़ रुपए जो है ये आवंटित किए गए हैं। इसको आपको जरूर याद रखना है। 28वां प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में किस अभियान के तहत वर्ष 2025 तक तपेदिक को समाप्त करने की प्रतिबद्धता की गई है। तो देखिए आपका केंद्रीय बजट 2020-21 है, इसमें जो है टीबी हारेगा और देश जीतेगा अभियान के तहत जो आपका वर्ष 2025 है, तो वर्ष 2025 तक जो है तपेदिक यानी कि टीबी को समाप्त करने की प्रतिबद्धता की गई है। और देखिए जो आपका वित्त वर्ष 2020-21 का बजट था, तो इसके कुछ और भी महत्वपूर्ण आवंटन है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, आपको इन सभी पेजेस को मैं बारी बारी से मतलब यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो कम से कम 20 मिनट केवल इसी में लग जाएगा। नोट तो करना ही आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। बाकी आपको PDF में तो सारी डिटेल मिल ही जाएगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। और ये आपका अगला पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका अगला पेज है वित्त वर्ष 2020-21 के बजट का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए 29वां प्रश्न है, इस पर चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए 29वां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की घोषणा की है। तो देखिए इस वायरस का नाम है कोरोना वायरस और ये फरवरी 2020 में जो है सबसे चर्चा में रहने वाला वायरस रहा। तो फरवरी 2020 में जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने जो आपका कोरोना वायरस है इसके बढ़ते प्रकोप के चलते अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति की जो है घोषणा की थी। और देखिए आपका ये कोरोना वायरस ये फैला किस देश से था, ये फैला था चीन के वुहान शहर से। 30वां प्रश्न है कि नेशनल गेम्स 2020 का जो आयोजन है ये किस राज्य में किया जाएगा। तो देखिए जो आपका नेशनल गेम्स होगा, इसके आयोजन स्थल के बारे में हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। और 2020 की बात करें तो 2020 का जो आपका नेशनल गेम्स है ये आपका जो है गोवा में आयोजित होगा। और ये जो है 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक जो है आयोजित होगा। और इसमें टोटल 30 इवेंट होंगे इस नेशनल गेम्स 2020 में।
और देखिए जो आपका ये नेशनल गेम्स 2020 है तो फरवरी 2020 में इसके आधिकारिक शुभंकर यानी कि मैस्कॉट की घोषणा की गई थी और ये शुभंकर आपका है रूबी गुलाब फ्लोटेम थ्रोटेड बुलबुल यानी कि कलगी बुलबुल। तो इसका जो है अनावरण किया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा फोटो में आपको दिख भी रहा होगा। देखिए जो आपका कलगी बुलबुल है ये गोवा राज्य का जो है राजकीय पक्षी है। और जो आपका ये नेशनल गेम्स है तो नेशनल गेम्स का जो है इस साल 36वां संस्करण आयोजित होगा कहाँ पे, गोवा में 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक। तो ये सारी डिटेल्स याद रखना है नेशनल गेम्स के बारे में। और 31वां प्रश्न है, हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता, नारीवादी लेखक और पत्रकार का निधन हो गया। तो देखिए अभी हाल ही में फरवरी 2020 में विद्या बाल का निधन हो गया था। विद्या बाल जो है ये एक सामाजिक कार्यकर्ता, नारीवादी लेखक और पत्रकार थी। देखिए जो आपकी विद्या बाल है ये चर्चा में क्यों आई थी। देखिए इन्होंने जो है शनि सिंगनापुर के अलावा जो आपके धार्मिक स्थल हैं उन पर महिलाओं के प्रवेश के लिए जो है कई कानूनी लड़ाई लड़ी थी। और विद्या बाल के बारे में दो और मुख्य तथ्य हैं। देखिए इन्होंने कमलाकी और बलवंत तिल जैसी आत्मकथाएं भी लिखी थी। तो ये सारी डिटेल्स आप याद रखेंगे विद्या बाल के बारे में। 32वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस विमान ने जैव जेट ईंधन के 10% मिश्रण से जो है लेह हवाई अड्डे से उड़ान भरी और सफलतापूर्वक लैंडिंग की। तो देखिए भारतीय वायुसेना का ये विमान आपका था AN-32 विमान। इसने जो है फरवरी 2020 में जो है जैव जेट ईंधन यानी कि बायो जेट फ्यूल से जो है उसके 10% मिक्सचर से जो है लेह हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और सफलतापूर्वक इसने लैंडिंग भी की थी। और ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है आपके एग्जाम के लिए आपको पता चल जाएगा अभी। देखिए जो आपका ये AN-32 विमान है तो इसका जो ट्रायल है ये लेह के कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट से किया गया था। और ऐसा पहली बार था जब वायुसेना का जो है जो आपका ये AN-32 एयरक्राफ्ट है तो इसके दोनों इंजनों को बायोजेट फ्यूल के मिश्रण से चलाया गया था। देखिए इसके पहले दिसंबर 2018 में ऐसा एक प्रयोग किया गया था। उस समय जो है जो आपका ये AN-32 विमान है तो उससे केवल एक ही इंजन में जो आपका ये जैव जेट ईंधन है इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन अभी जो टेस्टिंग की गई है फरवरी 2020 में तो AN-32 एयरक्राफ्ट के इसके दोनों इंजनों को जो है बायोजेट फ्यूल्स के मिश्रण जो है चलाया गया था। तो ये एक नया रिकॉर्ड बना था फरवरी 2020 में। और 33वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने घोषणा की है कि वो जो है कम लागत वाले उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है इसको विकसित कर रहा है। इनकी लागत जो है लगभग कितने करोड़ रुपए आंकी गई है। देखिए इसरो ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था फरवरी 2020 में इसने बताया था कि ये जो है कम लागत वाले उपग्रह प्रक्षेपण यान को जो है विकसित कर रहा है। इनकी टोटल लागत होगी लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए के बीच में। और जो आपके ये कम लागत वाले प्रक्षेपण यान होंगे ये 500 किलोग्राम वजन वाले उपग्रहों को कक्षा में जो है भेजने में सक्षम होंगे। और देखिए जो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि इसरो इसने कहा है कि जो आपका ये जितने भी प्रक्षेपण यान होंगे ठीक है इनको लगभग 3 सप्ताह में जो है इनका निर्माण किया जा सकेगा। तो 3 सप्ताह मतलब हो गया आपका लगभग 21 दिन में। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। 34वां प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला जो आपका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है संप्रीति तो इसका जो 9वां संस्करण है ये किस राज्य में आयोजित किया गया। तो देखिए जो आपका संप्रीति था इसका जो 9वां संस्करण था ये जो है भारत के मेघालय राज्य में मेघालय के उमरोई में 3 फरवरी से 16 फरवरी 2020 तक आयोजित हुआ। और देखिए जो आपका ये संप्रीति है इसके बारे में आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है कि ये भारत और बांग्लादेश के बीच का जो है एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। और देखिए संप्रीति के बारे में सबसे खास बात यह है कि इसका आयोजन जो है बारी बारी से दोनों देश करते हैं। तो अगर ये इस साल भारत में आयोजित हुआ है भारत के मेघालय में तो ये अगले साल बांग्लादेश में किसी स्थान पर आयोजित होगा। ठीक है तो ये डिटेल्स याद रखना है। 35वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने प्रदेश के सैलानियों के लिए होम स्टे सुविधा को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर दस्तखत किया है। तो देखिए जो आपका उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद है इसने जो है मेक माई ट्रिप के साथ एक समझौता किया था फरवरी 2020 में। किस लिए किया था, जो आपका उत्तराखंड राज्य है वहां पर सैलानियों के लिए होम स्टे सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। देखिए उत्तराखंड के जो पर्यटन सचिव है इनका नाम है दिलीप जावलकर, इनका नाम भी आपको याद रखना है। और मेक माई ट्रिप के बारे में आपको बता दूं देखिए इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्थित है हरियाणा के गुरुग्राम में और इसकी जो CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनका नाम है दीप कालरा। और 36वां प्रश्न है कि भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की दिसंबर 2019 की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है ये पहले स्थान पर रहा। तो देखिए भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की जो दिसंबर 2019 की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग थी तो इसमें उत्तर प्रदेश का जो आपका चंदौली जिला है ये इसमें पहले स्थान पर रहा। और देखिए उड़ीसा का जो आपका बलांगीर जिला है ये इसमें दूसरे स्थान पर रहा। आंध्र प्रदेश का जो आपका YSR जिला है ये तीसरे स्थान पर रहा आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में। और झारखंड का साहिबगंज जो ये चौथे स्थान पर रहा
असम का हैलाकांडी 5वें स्थान पर रहा। और देखिए जब ये आकांक्षी जिलों की रैंकिंग तैयार की गई है तो ये रैंकिंग दिसंबर 2019 में 112 आकांक्षी जिलों में 6 विकास क्षेत्रों में हुई स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे में हुई प्रगति पर आधारित है। 37वां प्रश्न है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वे के अनुसार भारत का कौन सा राज्य जो है ये बजट बनाने के सर्वश्रेष्ठ व्यवहार के मामले में पहले स्थान पर यानी कि शीर्ष स्थान पर रहा है। तो देखिए आपको बता दूं कि जो आपका ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है इसने बताया है कि जो आपका भारत का असम राज्य है तो ये जो है बजट बनाने के सर्वश्रेष्ठ व्यवहार के मामले में पूरे भारत में पहले स्थान पर रहा है। देखिए जो आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है इसका हेडक्वार्टर स्थित है जर्मनी के बर्लिन में और इसकी स्थापना 4 मई 1993 को हुई थी और इसने अभी हाल ही में जो अपना स्टेटमेंट जारी किया, ठीक है। तो इसने अपने स्टेटमेंट में ये भी बताया है कि बजट बनाने में जो है सर्वश्रेष्ठ व्यवहार के मामले में असम पहले स्थान पर है भारत में, और ओडिशा इस मामले में दूसरे स्थान पर है, और आंध्र प्रदेश जो है ये तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और इस सूची में गोवा, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्य जो है सबसे निचले स्थान पर हैं। 38वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में पृथ्वी पर अब तक के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र पर फैशन शो का जो है आयोजन करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो देखिए ये देश आपका है नेपाल, ठीक है। तो नेपाल में फरवरी 2020 में जो है अब तक के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र पर जो है एक फैशन शो का आयोजन किया गया था, और वहां पे इसी के साथ एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया किसी भी देश में जो है सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में फैशन शो करने का। और इसकी क्या खास बातें रही, देखिए जो का ये फैशन शो हुआ था वहां पर, तो इसको जो है माउंट एवरेस्ट फैशन शो नाम दिया गया था, और इसका आयोजन एवरेस्ट बेस कैंप के पास काला पत्थर पर तकरीबन 5340 मीटर यानी कि 17,515 फीट की ऊंचाई पर किया गया था। और इस फैशन शो में इतिहास रचने के लिए 10 अलग अलग देशों की कुल 18 सुपर मॉडल्स ने जो है यहाँ पर रैंप वॉक किया था। 39वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया। तो देखिए फरवरी 2020 में ओडिशा की राज्य सरकार ने जो है अपने राज्य में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का जो है शुभारंभ किया था, और इस ई पुलिस स्टेशन का जो संचालन है यानी कि इस वर्चुअल पुलिस स्टेशन का जो संचालन है ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, तो ये करेगा। और इसके अलावा जो ओडिशा की राज्य सरकार है इसने जो है सरकारी कार्यालयों में जो है कर्मचारियों से सीधे संपर्क यानी कि ह्यूमन इंटरफेस को कम करने के लिए जो है जो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है तो राजधानी के लोक सेवा भवन में मेडिको लीगल ओपिनियन सिस्टम और सड़क दुर्घटना मामलों के दस्तावेज मॉड्यूल का भी जो है शुभारंभ किया था। और देखिए इसमें जो आपका ये मेडिकल लीगल ओपिनियन सिस्टम है तो ये जो है एक वेब आधारित प्रणाली है जो कि पुलिस और चिकित्सा पेशेवरों दोनों को जो है लाभान्वित करेगी। और जो आपका ये सड़क दुर्घटना मामले के दस्तावेज का मॉड्यूल यानी कि मेडिको लीगल ओपिनियन सिस्टम एंड रोड एक्सीडेंट केस डॉक्यूमेंट मॉड्यूल है, तो ये जो है एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जहां पर वेबसाइट www.imsop.odisha.gov.in के जरिए जो है पहुंचा जा सकता है। और 40वां प्रश्न है कि हाल ही में रामसर संधि के तहत भारत के कितने जल क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जल क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो देखिए जो आपकी रामसर संधि है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत अभी हाल ही में भारत के कुल 10 जल क्षेत्रों को जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जल क्षेत्र का दर्जा दिया गया, कब, फरवरी 2020 में। और इसके साथ ही जो आपका भारत है तो भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो जल क्षेत्र हैं इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 37 यानी कि 37। और देखिए जो आपका ये रामसर संधि है इसके बारे में एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, पुलिस में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने जो है ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किया था, और इसीलिए इस दिन जो है विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो रामसर संधि के बारे में याद रखना है, रामसर कहाँ पे स्थित है, ये एक प्लेस है जो कि ईरान में स्थित है। और 41वां प्रश्न है कि विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए आपका विश्व वेटलैंड दिवस है यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, ये 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और 2020 के विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। 42वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने टिड्डियों की वजह से जो है पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। तो देखिए ये देश आपका है पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान में फरवरी 2020 में टिड्डियों की वजह से पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। देखिए टिड्डी को हम कहते हैं ग्रास हॉपर, आपको पता ही होगा, इसका फोटो देख के बहुत लोग जान गए होंगे। देखिए जो आपका पाकिस्तान है ये त्रस्त तो है ही टिड्डियों से, लेकिन बहुत सारे और भी देश हैं जो टिड्डियों के प्रकोप से त्रस्त हैं, तो स्पेशली पाकिस्तान थोड़ा सा हाईलाइटेड था, इसलिए आप इसको जान लीजिए। 43वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिंह कंवल का निधन हो गया, ये किस भाषा के लेखक थे।
तो देखिए जो आपके जसवंत सिंह कंवल है, ये जो है पंजाबी भाषा के एक लेखक थे और इनका निधन हुआ फरवरी 2020 में। ये 110 वर्ष के थे और वर्ष 1996 में जो है जो आपके ये जसवंत सिंह कंवल हैं, इनको इनकी पुस्तक पाखी पर साहित्य अकादमी ने फेलोशिप दिया था। और फिर इसके 2 साल बाद 1998 में इनके उपन्यास तौसाली दी हांसों पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया था। और देखिए आपको बता दूं, जो आपके जसवंत सिंह कंवल हैं, इन्हें साल 2007 में पंजाब सरकार के द्वारा साहित्य शिरोमणि अवार्ड से भी जो है सम्मानित किया गया था। तो ये सारी डिटेल्स नोट कर लीजिए। देखिए डिटेल में मैं आपको इसलिए करंट अफेयर पढ़ाता हूँ ताकि आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर के, ठीक है, वहाँ पे आप सारे के सारे प्रश्नों को जो है आराम से सॉल्व कर लें वहाँ पे। तो ध्यान से सुनते रहिए और बने रहिए इस वीडियो में। देखिए 44वां प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल कर लिया गया है। देखिए ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये देश आपका मालदीव है। मालदीव को फरवरी 2020 में फिर से राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ में जो है आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। देखिए जो आपका मालदीव है, ये लगभग 3 साल पहले मानवाधिकार के मसले पर राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ से अलग हुआ था। और जो आपका मालदीव है, तो इसने राष्ट्रमंडल में फिर से जुड़ने का जो अनुरोध है ये किया था 2018 में कि हमको फिर से आप अपने कॉमनवेल्थ में शामिल कर लीजिए। और अब जाके 2020 में मालदीव को कॉमनवेल्थ में फिर से आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। और कॉमनवेल्थ क्या है? देखिए कॉमनवेल्थ जो है एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है 54 मेंबर्स का, और ये संगठन उन देशों का समूह है जो कि कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर है आपका यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है और इसके संस्थापक हैं पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यानी कि यूके की जो पार्लियामेंट है इसने जो है इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 11 दिसंबर 1931 को। तो कॉमनवेल्थ के बारे में ये डिटेल्स नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 45वां प्रश्न है कि अजय बिसारिया को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त अपॉइंट किया गया है? तो देखिए जो कि अजय बिसारिया हैं, ये फरवरी 2020 में कनाडा में भारत के उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए थे। और इससे पहले जो आपके अजय बिसारिया हैं, ये पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब जो है ये कनाडा में भारत के उच्चायुक्त के रूप में काम करेंगे। देखिए जो आपके अजय बिसारिया हैं, ये साल 1999 से 2004 के बीच में जो है जो आपके उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनके ये निजी सचिव भी थे। 46वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया? तो देखिए ये देश आपका है भारत। भारत ने जो है फरवरी 2020 में कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था और इसमें कौन कौन शामिल है इनका नाम भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका ये टास्क फोर्स बनाया गया, इसमें भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो है ये शामिल हैं। 47वां प्रश्न है कि कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में भारत में सबसे आगे है? तो देखिए ये जो आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसको लागू करने में सबसे आगे है पूरे भारत में मध्य प्रदेश राज्य। और जो आपका ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये क्या चीज़ है? देखिए ये जो है एक मातृत्व लाभ योजना है और इस योजना को 1 जुलाई 2017 को देश के सभी जिलों में लागू किया गया था। देखिए जितनी भी योजनाएं मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो मैं उसको कोरिलेट करके बताऊँ 2017 से, 2015 से, 2014 से, इसको आप बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा कीजिए। देखिए आपने देखा होगा एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था तो उसमें ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल पूछे गए थे। तो इसलिए मैं आपको पूरा रिवाइज करा रहता हूँ 2012 में, 13 में, 10 में कौन कौन सी योजनाएं कब लॉन्च हुई और उसको कोरिलेट करके उसके न्यू अपडेट भी दे देता हूँ। तो अभी बात हो रही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। इसको शुरू किया गया था 1 जुलाई 2017 को और इसको लागू करने में सबसे आगे कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। और देखिए जो आपका ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इस योजना के तहत कामगार महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अवकाश होने पर इसके कारण जो पारिश्रमिक है, ठीक है, तो उसमें नुकसान की जो भरपाई है उसके लिए 5,000 रुपये देना और उनको समुचित आराम और पोषाहार सुनिश्चित करना जो है ये शामिल है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए अभी हाल ही में जो भारत की केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, तो इन्होंने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश की जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं इमरती देवी, इनको और मध्य प्रदेश के प्रधान सचिव अनुपम राजन को सम्मानित भी किया वहाँ पे। और देखिए मध्य प्रदेश के बारे में खास बात है कि यहाँ पर जिला स्तर पर जो आपका मध्य प्रदेश का इंदौर जिला है, तो ये जो है इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को जो है लागू करने में सबसे अव्वल रहा। इस योजना में इसने बेहतर कार्य किया और पहला स्थान हासिल किया पूरे मध्य प्रदेश में। और इस योजना के तहत जो आपका मध्य प्रदेश है यहाँ पर कुल जो है 14,55,000 से अधिक जो लाभार्थी हैं इस योजना से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको नोट कर लेना है। और 48वां प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेड्स इनिशिएटिव के द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण में किस देश ने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है?
तो देखिए ये देश आपका श्रीलंका है। श्रीलंका जो है इसने वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेड्स इनिशिएटिव के द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण में पूरे दुनिया में जो है पहला स्थान हासिल किया है। और देखिए आपको बता दूं जो आपका श्रीलंका है तो इसको विश्व स्तर पर 97 देशों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। श्रीलंका के द्वारा 100 में से 91 अंक हासिल करने के लिए इसे हरा कोड यानी कि ग्रीन कलर कोड भी दिया गया है। देखिए आपको बता दूं कि माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जो आपका श्रीलंका है इसकी उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता के कारण इसको शीर्ष स्थान यानी कि पहला स्थान हासिल हुआ है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेड्स इनिशिएटिव के द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण में। और 49वां प्रश्न की हाल ही में किस देश में एकसी पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। तो देखिए ये देश आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश में फरवरी 2020 में एकसी पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था और इसका टारगेट क्या रहा। देखिए सबसे पहले बता दूं कि इस मेले का जो उद्घाटन है यानी कि इस एकसी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया था बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो आपकी शेख हसीना है इन्होंने। और इसका उद्देश्य है जो आपकी बांग्ला पुस्तकें हैं ठीक है उनका प्रचार और प्रसार करना पूरी दुनिया में। 50वां प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का जो खिताब है ये किसने जीता है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के बारे में हर साल एग्जाम में पूछा था इसके विनर्स के बारे में, तो इसका आयोजन अभी हो चुका है। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में जो पुरुष एकस का खिताब है इसको जीता है नोवाक जोकोविच। और देखिए जो आपके नोवाक जोकोविच हैं ये एक सर्बियाई टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल्स टेनिस टूर्नामेंट का जो खिताब है ये ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थिएम को 5 सेटों में जो हराकर जीता। तो ये डिटेल्स आप ऐसे ही बिल्कुल नोट कर लीजिए। और 51वां प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने केंद्रीय बजट 2020-21 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का जो बजट है ये 540 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 600 करोड़ रुपए और इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। तो केंद्रीय बजट 2020-21 में भारत सरकार ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का जो बजट है ये 540 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है 600 करोड़ रुपए। देखिए एसपीजी की बात करें तो इस समय देश में केवल जो है प्रधानमंत्री जो है भारत के उन्हीं को ही एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है। और एसपीजी क्या है, एसपीजी जो है ये देश की सबसे ऊंचे स्तर की सुरक्षा है ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और एसपीजी का पूरा नाम है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। और जो आपका स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है इसकी स्थापना की गई थी 30 मार्च 1985 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसका मोटो है ब्रेवरी डेडिकेशन सिक्योरिटी। 52वां प्रश्न है कि हाल ही में किन्हें बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। तो देखिए इनका नाम है मदन लाल, आरपी सिंह और सुलक्षणा नाइक। इन तीनों को जो है फरवरी 2020 में बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति में शामिल किया गया था। 53वां प्रश्न है कि हाल ही में किस पहलवान को डोपिंग टेस्ट में नाकाम पाए जाने के बाद उन पर जो है नाडा के दौरान 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया। तो देखिए आपको बता दूं जो आपके ये पहलवान है रविंदर कुमार को जो है डोपिंग टेस्ट में नाकाम पाए जाने पर इन पर 4 सालों का प्रतिबंध लगाया गया है नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। देखिए जो आपका नाडा है इसकी स्थापना की गई थी नवंबर 24 2005 में यानी कि 24 नवंबर 2005 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। 54वां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध पंजाबी उपन्यासकार का पंजाब के मोहाली में निधन हो गया। तो देखिए ये प्रसिद्ध पंजाबी उपन्यासकार आपकी थी दलीप कौर टिवाणा। तो दलीप कौर टिवाणा के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम जान लेते हैं। देखिए जो आपकी दलीप कौर टिवाणा है इन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी सम्मान से जो है नवाजा गया था। और जो आपकी ये दलीप कौर टिवाणा है ये पंजाबी साहित्य अकादमी की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी थी। 55वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हो गया। तो देखिए ये देश आपका रहा ब्रिटेन जो है ये आपका औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से जो है अलग हो गया है फरवरी 2020 में। और देखिए यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बावजूद भी जो आपका ब्रिटेन है ये यूरोपीय संघ के अधिकतर कानून यहाँ पर जो है 31 दिसंबर 2020 तक जो है ब्रिटेन में लागू रहेंगे। और यूरोपीय यूनियन के बारे में बात करें तो देखिए जो आपका यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ है इसका हेडक्वार्टर स्थित है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा चुका है। 56वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। तो देखिए फरवरी 2020 में प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया का नया एमडी और चेयरमैन बनाया गया था ठीक है। और देखिए आपको बता दूं जो आपके प्रमोद अग्रवाल हैं इन्होंने इस पद पर एक ही झा का स्थान लिया था। और प्रमोद अग्रवाल जो है ये कोल इंडिया के 28वें अध्यक्ष बने हैं। इनका क्रम भी आपको याद रखना है। 57वां प्रश्न है कि हाल ही में कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य में जो है राजकीय आपदा की घोषणा की गई। तो देखिए भारत का ये राज्य आपका केरल है। केरल में फरवरी 2020 में एक मामला आया था कोरोना वायरस का और उसके कारण केरल में जो है राजकीय आपदा की घोषणा की गई थी। देखिए केरल की जो सरकार है इसने कोरोना वायरस के 3 मामलों की पुष्टि होने के बाद पूरे राज्य में जो है ये राजकीय आपदा लगाई थी।
58वां प्रश्न है कि कौन सा संस्थान युवा विज्ञानी कार्यक्रम यानी कि युविका का जो है आयोजन करता है। तो देखिए ये संस्थान आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो है। और देखिए रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था, बाकी एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पीसीएस सभी परीक्षाओं में ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो आपका युवा विज्ञानी कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, और इसरो ने इस कार्यक्रम को 2019 में लॉन्च किया था। इस साल इसका दूसरा संस्करण जो है आयोजित होगा। और देखिए इस कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्र जो हैं इनको अंतरिक्ष विज्ञान और इससे जुड़ी जो दूसरी तकनीकी है इसकी जानकारी दी जाती है। और इस साल आपको बता दूं 2020 में इसका जो दूसरा संस्करण है ये 11 मई से 22 मई 2020 तक जो है आयोजित होगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स आप नोट कर लीजिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम के बारे में। और 59वां प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए आपका विश्व कैंसर दिवस है ये 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। देखिए कैंसर होता क्या है, हमारे बॉडी में एक जीन होता है, इसका नाम है ओंकोजीन, ठीक है। तो हमारे डीएनए में एक जीन होता है ओंकोजीन, और ये ओंकोजीन एक्टिव नहीं होता है। देखिए आप कभी क्या कहते हैं, अगर डायरेक्ट सनलाइट में जा रहे हैं या फिर यूवी रेस के कांटेक्ट में आ गए, तो कुछ ऐसे मतलब काजल फैक्टर्स होते हैं, अगर उन्होंने आपके जो है डीएनए में म्यूटेशन कर दिया या फिर जो आपका ये ओंकोजीन है किसी तरीके से ये एक्टिव हो गया, तो आपको जो है फिर क्या होगा, कैंसर हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो सेल्स होती है यानी कि कोशिकाएं होती है ये अनकंट्रोल ग्रोथ उसमें होने लगेगा। तो ये कैंसर के बारे में जानकारी थी। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। और देखिए जो आपका विश्व कैंसर दिवस है इसकी थीम है आई एम एंड आई विल, ठीक है। और इसे 3 वर्ष यानी कि 2019 के लिए, 2020 के लिए और 2021 के लिए जो निर्धारित किया गया है, यानी कि 3 सालों तक इसकी थीम रहेगी आई एम एंड आई विल। 60वां प्रश्न है कि इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए इराक के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं इनका नाम है मोहम्मद तौफीक अलावी। और देखिए जो कि मोहम्मद तौफीक अलावी हैं ये इस पद पर आदिल अब्दुल महदी का स्थान लेंगे। और इराक की बात करें तो देखिए इराक की राजधानी बगदाद है और यहाँ की मुद्रा है इराकी दिनार। 61वां प्रश्न है कि ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2020 में किसने जो है बेस्ट लीडिंग एक्टर का पुरस्कार जीता। तो देखिए जो कि ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार है इसको शॉर्ट में हम बाफ्टा के नाम से जानते हैं। और बाफ्टा 2020 में जो है जो आपके जाकिन फोनिक्स है इन्होंने बेस्ट लीडिंग एक्टर का पुरस्कार जीता है। देखिए जो आपका 2020 का ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड यानी कि बाफ्टा है, ये जो है लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजित किया गया था। और ये इस पुरस्कार का 73वां संस्करण था जिसमें वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय और विदेशी फिल्मों को जो है सम्मानित किया गया। और और देखिए जो आपका 2020 का ये ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा, या फिर आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बताने में कम से कम 5-6 मिनट लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये अगला पेज है इसका भी ले लीजिए। और ये लास्ट पेज है इसका भी ले लीजिए। 62वां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रख्यात हिंदी कवि एवं उपन्यासकार को जो है पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। तो देखिए आपको बता दूं कि फरवरी 2020 में जो आपके विनोद कुमार शुक्ल हैं जो कि भारत के एक प्रख्यात हिंदी कवि और उपन्यासकार हैं, इनको भारत का जो पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये दिया गया। और इसीलिए ये पुरस्कार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए जो आपके विनोद कुमार शुक्ल हैं इनको इनकी अनुदित पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए जो है ये सम्मान दिया गया है। और आपको बता दूं इनको 1999 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया था, किसको, विनोद कुमार शुक्ला को। और देखिए सबसे खास बात यह है कि जो आपका ये ब्लू इज लाइक ब्लू पुस्तक है, ठीक है। तो ये पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया ट्रांसलेशन के तहत जो है हार्पर ई प्रिंट के द्वारा प्रकाशित की गई है। 63वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन घनफुट प्राकृतिक गैस का जो है विशाल भंडार मिला है। तो देखिए ये देश आपका है यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ पर जो है फरवरी 2020 में 80 ट्रिलियन घनफुट प्राकृतिक गैस का एक विशाल भंडार खोजा गया था। और देखिए जो आपका ये गैस भंडार है ये जो है 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और संयुक्त अरब अमीरात में प्राकृतिक गैस की ये जो है सबसे बड़ी खोज है अब तक की। 64वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर कितने प्रतिशत जो है शुल्क लगाया है। तो देखिए ये शुल्क आपका है 20% यानी कि 20% का। और देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए जो आपका 2020-21 का बजट है इसमें हरित ऊर्जा उपकरणों के जो आयात हैं विदेशों से, ठीक है, तो इस पर ये 20% का टैक्स इसलिए लगाया है क्योंकि इससे जो है क्या होगा, भारत में जो हरित ऊर्जा उपकरण हैं इनके विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। भारत के जितने भी मैन्युफैक्चर होने वाले ये हरित ऊर्जा उपकरण होंगे, ठीक है, जैसे सोलर पैनल वगैरह, तो इनका जो है डिमांड बढ़ेगा, इनका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो भारत के लोगों को इससे ज़्यादा लाभ होगा। और इसका दूसरा मुख्य कारण ये है कि जो आपका चीन है, तो चीन से बने जो सस्ते और कम गुणवत्ता वाले उपकरण हैं इनके आयात को कम भी करना है।
तो अगर विदेशी उपकरण महंगे हो जाएंगे तो उनको लोग कम खरीदेंगे, भारत के उपकरण को ज़्यादा खरीदेंगे। और 65वां प्रश्न है कि गोपाल बागले को हाल ही में किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखिए फरवरी 2020 में जो है जो आपके गोपाल बागले हैं, इनको श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त अपॉइंट किया गया था और इन्होंने इस पद पर तरणजीत सिंह संधू का स्थान लिया था। और साथ में जो आपके तरणजीत सिंह संधू हैं, इनको कहाँ पे भेजा गया है? देखिए तरणजीत सिंह संधू को जो है अमेरिका में भारतीय राजदूत अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और 66वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत, अमेरिका और चीन के शोधकर्ताओं के द्वारा चमगादड़ और मनुष्यों पर किए गए इबोला जैसे घातक वायरस संबंधी एंटीबॉडीज के प्रसार से संबंधित शोध की जांच के आदेश दिए हैं? तो देखिए ये राज्य आपका है नागालैंड। और देखिए आपको बता दूं इस शोध से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। देखिए जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, तो इसने जो है इस शोध प्रकरण की जांच हेतु एक 5 सदस्यीय समिति का जो है गठन किया था। और इस शोध में जो है जो शोधकर्ता हैं उन्होंने पाया था कि पूर्वोत्तर भारत में जो आपके चमगादड़ हैं और इनके शिकारी हैं, दोनों में जो है फिलो वायरस की प्रतिक्रियाशील एंटीबॉडी जो है ये उपस्थित है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और देखिए 67वां प्रश्न है कि किशोर कुमार सम्मान 2018 किसे दिया गया? तो देखिए ये सम्मान दिया गया वहीदा रहमान को। और सबसे खास बात जो आपका ये किशोर कुमार सम्मान है, ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा हर साल दिया जाता है। और सबसे खास बात है कि जो आपकी ये वहीदा रहमान जी को ये सम्मान दिया जाने वाला था 2019 में, लेकिन 2019 में जब इस पुरस्कार को इनको दिया जाने वाला था, इनकी तबीयत खराब थी उस समय, तो स्वास्थ्य सही न होने के कारण जो है अब जाके ये 2018 का जो किशोर कुमार सम्मान है वहीदा रहमान को दिया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और सबसे खास बात कि जो आपका ये किशोर कुमार सम्मान है, इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इस पुरस्कार के विजेता को। और 68वां प्रश्न है कि भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष बनाई गई दीपा मलिक जी फरवरी 2020 में। देखिए आपको बता दूं पैरालंपिक में पदक जीतने वाली जो भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं दीपा मलिक, ये भारतीय पैरालंपिक समिति की अब नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। और इनके अलावा जो आपके गुरु शरण सिंह हैं, ये जो है महासचिव चुने गए हैं भारतीय पैरालंपिक समिति के। और कविंदर चौधरी और शशि रंजन को उपाध्यक्ष बनाया गया है इसका। और जो आपके एम महादेवा हैं, इनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है भारतीय पैरालंपिक समिति का। और साथ ही नाले नंद किशोर बाबूराव और कांतिलाल परमार को जो है सह सचिव बनाया गया है भारतीय पैरालंपिक समिति का। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। 69वां प्रश्न है कि संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का नया नाम क्या रखा गया है? देखिए जो आपका राम मंदिर ट्रस्ट है, तो इसका नया नाम रखा गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। और जो आपका ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, इसको जो है मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक स्वायत्ता प्रदान की जाएगी। और साथ में इसको जो है 67.70 एकड़ भूमि जो है प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो है अयोध्या में 5 एकड़ भूमि जो है ये मस्जिद के निर्माण के लिए भी दी जाएगी। और 17वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया है? तो देखिए आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो आपका राजस्थान राज्य है, तो वहाँ की जो सरकार है इसने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जो है जागरूकता फैलाने के लिए फरवरी 2020 में मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया। और इस अभियान की खास बात क्या है? देखिए जो आपका ये मुक्ति कारवां अभियान है, तो इस अभियान का नेतृत्व जो है जो आपके कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन है, ठीक है, तो इसके द्वारा और राजस्थान पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। 71वां प्रश्न है कि काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है? देखिए ये पिछले साल के एग्जाम में पूछा गया था और इस साल भी पूछा जाएगा। देखिए आपको बता दूं कि जो आपका मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव का जो है आयोजन होता है हर साल। और इस साल 2020 में इसका 21वां संस्करण जो है आयोजित हुआ। और देखिए जो आपका ये काला घोड़ा कला महोत्सव है, ये एक वार्षिक सांस्कृतिक समारोह है जो कि दक्षिणी मुंबई के धरोहर उप क्षेत्र में व्यापक क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। और इस उत्सव में लोगों को समकालीन कलाकृतियों, संगीत, रंगमंच और स्टैंड अप कॉमेडी सहित कई उत्सव का जो है आनंद लेने का अवसर मिलता है। 72वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों और रोजगार प्रदाताओं की शिकायत का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया? तो देखिए फरवरी 2020 में जो है जो आपका केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय है, इसने श्रमिकों और रोजगार प्रदाताओं की शिकायत का निवारण करने के लिए संतुष्ट पोर्टल का जो है अनावरण किया था। और देखिए आपको बता दूं जो आपका ये संतुष्ट पोर्टल है, तो इस पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवाओं के साथ साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम की जो सेवाएं हैं इनकी भी निगरानी की जा सकेगी। और सबसे खास बात की जो भारत के केंद्रीय लेबर मिनिस्टर यानी कि श्रम मंत्री, इनका नाम क्या है? देखिए इनका नाम है संतोष गंगवार।
73वां प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का महिला एकल खिताब था, इसको जीता है सोफिया केनिन ने। सोफिया केनिन जो है ये आपकी अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने स्पेन की टेनिस प्लेयर जिसका नाम है गार्बाइन मुगुरुजा, इनको हराकर जो है ये महिला एकल खिताब जीता था। और देखिए मेंस सिंगल्स के बारे में हम पहले जो है चर्चा कर चुके हैं पिछले प्रश्न में कि मेंस सिंगल्स का जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब है इसको जीता था सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को हराकर। और देखिए जो आपका मिक्स डबल्स का खिताब था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में, इसको जीता है चेक गणराज्य के बारबोरा क्रिकोवा और क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक की जोड़ी ने यूएसए के बेथानी मार्टेक सेंट्स और ब्रिटेन के जो है जेमी मरे की जोड़ी को हराकर। और जो पुरुष डबल्स का खिताब था इसको जीता अमेरिका के राजीव राम और ब्रिटेन के जो सैली सबरी की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के मैक्स पर्सेल और ऑस्ट्रेलिया के ही ल्यूक सेविल की जोड़ी को हराकर। और देखिए जो आपका महिला डबल्स का खिताब था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में, इसको जीता हंगरी की टीमिया बाबोस और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोविच की जोड़ी ने चीनी ताइपी की सू वेई हेसी और चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा की जोड़ी को हराकर। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसके सभी श्रेणी के विनर्स का नाम एग्जाम में पूछा था कि किसने किसको हराकर कौन सा खिताब जीता है और ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो सारी डिटेल्स आपको इस पेज पे मिल जाएगी। 74वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 4 फरवरी 2020 को अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो देखिए 4 फरवरी 2020 को जो आपका श्रीलंका है इसने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। देखिए जो आपका श्रीलंका है ये 4 फरवरी को ब्रिटेन से आज़ाद होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था और इस साल का जो आपका ये 72वां स्वतंत्रता दिवस था श्रीलंका का, ये बहुत ही खास रहा क्योंकि इस साल जो आपका श्रीलंका का राष्ट्रगान है इसे तमिल भाषा की बजाय जो आपका श्रीलंका की वहाँ की जो सिंघल भाषा है, ठीक है, तो सिंघल भाषा में इसको गाया गया था। देखिए आपको बता दूं 2016 में एक परिवर्तन किया गया था वहाँ के राष्ट्रगान में। 2016 में जो आपका राष्ट्रगान है ये दोनों भाषाओं में गाया जाता था, कहाँ पे श्रीलंका में, लेकिन इस साल भाई इसे तमिल भाषा में नहीं गाया गया, केवल सिंघल भाषा में गाया गया। और देखिए श्रीलंका की बात करें तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री का नाम है महिंदा राजपक्षे और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। और सबसे खास बात कि ये दोनों जो है भाई हैं, तो एक भाई राष्ट्रपति है और एक भाई प्रधानमंत्री है श्रीलंका का। 75वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने के बाद किन्हें या फिर किसे निलंबित कर दिया है? तो देखिए ये खिलाड़ी आपके हैं रामसाद एआर जो कि एक वेटलिफ्टर हैं, इन पर जो है नाडा ने 2 सालों का प्रतिबंध लगाया है। और जो आपके दूसरे खिलाड़ी हैं रविंदर कुमार, ये एक पहलवान हैं और इन पर 4 सालों का प्रतिबंध लगाया है, किसने? नाडा ने। 76वां प्रश्न है कि किस संस्था ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास को जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो देखिए ये संस्था आपकी है द बैंकर। देखिए आपको बता दूं कि जो आपका इंग्लैंड है तो इंग्लैंड के फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा संचालित जो आपका द बैंकर है इसके द्वारा ये पुरस्कार केंद्रीय बैंकरों को प्रदान किया जाता है, यानी कि जो कई सारे देशों के सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे आपका इंडिया का जो केंद्रीय बैंक है इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो सेंट्रल बैंक्स को जो है प्रदान उनके बैंकरों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विकास को प्रोत्साहित करने और अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको स्थिर करने में सबसे अच्छा काम किया है। देखिए जब उर्जित पटेल भी चले गए और रघुराम जी राजन भी चले गए तो उसके बाद अपॉइंटमेंट हुआ था कि इनका जो आपके शक्तिकांत दास है, ठीक है, इनका ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री तो नहीं है, एक आईएएस ऑफिसर थे ये। और एक आईएएस ऑफिसर आपको पता ही होगा ये इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मतलब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सब में समझ लीजिए मास्टर्स कर लेता है। पढ़ते पढ़ते इसको इतना नॉलेज हो जाता है कि जो लोग मास्टर्स होते हैं उस सब्जेक्ट के उनको भी उतना नॉलेज नहीं होता है। तो इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से ये काम किया, भारत की अर्थव्यवस्था को जो है स्थिर करने में बहुत अच्छा प्रयास किया। और इसी को देखते हुए इंग्लैंड का जो आपका फाइनेंशियल टाइम्स है इसके द्वारा संचालित जो आपका द बैंकर है इसने शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का जो है सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना। तो आप भी अच्छा कार्य कीजिए, आपको भी जो है ऐसे मतलब अवार्ड दिया जाएगा और आपको जो है उपाधियां प्रदान की जाएगी। और देखिए 77वां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक जो है निम्न तथा मध्यम आय वर्गीय देशों में जो आपका कैंसर है तो इसके मामलों में कितने प्रतिशत जो है वृद्धि हो सकती है? तो देखिए आपको बता दूं कि जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और इसने अपने रिपोर्ट में बताया है कि वर्ष 2040 तक जो है निम्न तथा मध्यम आय वर्गीय देशों में जो है जो आपका कैंसर है इसके मामलों में कुल 81% जो है वृद्धि हो सकती है। इस रिपोर्ट को आपको याद रखना है।
और देखिए जो आपका ये रिपोर्ट जो कि WHO ने अभी हाल ही में जारी किया है, इसमें बताया गया कि अगले दशक में यानी कि अगले 10 सालों में जो आपका कैंसर है, इससे 7 मिलियन लोगों को बचाने के लिए लगभग 25 अरब डॉलर के निवेश की ज़रूरत है। और इसमें ये भी जानकारी दी गई है कि जो आपका विश्व है, ठीक है, तो यानी कि पूरे विश्व भर में कैंसर से होने वाली जो मौतें हैं, उनमें 25% का कारण जो है केवल तंबाकू है। तो तंबाकू अगर आप इसका सेवन करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। देखिए जीवन बहुत अनमोल है, भगवान ने आपको अगर जीवन दिया तो उसका जो है सही उपयोग कीजिए, समाज कल्याण में उस जीवन को लगाइए, ना कि तंबाकू चबाने में। और देखिए 78वां प्रश्न है कि हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए नया टीका विकसित किया है? तो देखिए आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो आपका ये दक्षिण एशियाई देश अपना है भारत, ठीक है, तो भारत ने जो है क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए एक नया टीका विकसित किया है। देखिए भारत का जो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, तो इसके भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने हेतु एक नया टीका बनाया है। और पहले आपको बता दूं, ये टीका जो है इंग्लैंड से मंगाया जाता था, जो कि खरगोश की स्प्लीन से बनाया था। लेकिन अब खरगोश की हत्या नहीं करनी पड़ेगी इस टीकों को बनाने के लिए। ये नया टीका जो है 2 साल की प्रतिरक्षण क्षमता प्रदान करेगा, जो भारत में बनाया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। 79वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो देखिए आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो आपका भूटान है, इसने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले जो पर्यटक हैं जो कि घूमने फिरने जाएंगे भूटान में, उन पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है। देखिए जो आपको बता दूं, जो आपका भारत है, बांग्लादेश है, मालदीव, पहले इन तीनों देशों को जो है भूटान में घूमने की छूट थी, वहाँ पे सतत विकास टैक्स उनको नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब ये टैक्स लागू हो जाएगा फरवरी 2020 से। और देखिए ये टैक्स जो है ये बाकी देशों से आने वाले पर्यटकों पर पहले से ही वसूला जाता था, लेकिन भारत और बांग्लादेश और मालदीव को इससे छूट थी। और अब भूटान जाने वाले जो भारतीय पर्यटक होंगे, उनको प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 1200 रुपये का अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा घूमने फिरने के लिए। और 80वां प्रश्न है कि महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए ये तिथि आपकी है 6 फरवरी। हर साल जो है 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस जो है ये मनाया जाता है। देखिए आपको बता दूं, जो आपका ये महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस है, ये दिन जो है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहली बार 2003 में मनाया गया था। और 81वां प्रश्न है कि डिफेंस एक्सपो 2020 का जो आयोजन है ये किस शहर में किया गया? तो देखिए फरवरी 2020 में जो आपका डिफेंस एक्सपो 2020 है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस डेफ एक्सपो 2020 यानी कि डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया था। और इसका आयोजन किया गया था 5 से 9 फरवरी तक। 5 से 9 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में जो है यानी कि डेफ एक्सपो 2020 में टोटल 70 देशों की रक्षा उपकरण बनाने वाली 150 और भारत की 857 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। और डिफेंस एक्सपो 2020 का जो आयोजन है ये हर 2 साल में एक बार होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और जो आपका ये डेफ एक्सपो है, इसका इस साल जो है 11वां संस्करण आयोजित किया गया था लखनऊ में। 87वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डेनियल अराप मोई का निधन हो गया? तो देखिए आपके डेनियल अराप मोई हैं, ये केन्या के राष्ट्रपति थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया फरवरी 2020 में। और इनके बारे में खास बात क्या है? देखिए आपको बता दूं, जो आपके केन्या के ये राष्ट्रपति थे डेनियल अराप मोई, ठीक है, तो इन्होंने 24 सालों तक केन्या पर जो है राष्ट्रपति के रूप में शासन किया था। और इन्होंने साल 1978 से 2002 तक जो है केन्या पर शासन किया था। 83वां प्रश्न है कि किस राज्य में लोसर महोत्सव का आयोजन किया गया? तो देखिए फरवरी 2020 में जो है जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य है, वहाँ पर लोसर महोत्सव का आयोजन किया गया था। और अभी हाल ही में जो इसका आयोजन है ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किया गया फरवरी 2020 में। देखिए जो आपका लोसर महोत्सव है ये तिब्बती बौद्ध धर्म का एक त्यौहार है, और ये त्यौहार तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है, जिसे तिब्बती नववर्ष भी कहा जाता है। 84वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया? तो देखिए भारत का ये शहर आपका जयपुर है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। और राजस्थान की इस राजधानी जयपुर को जो है यूनेस्को के द्वारा फरवरी 2020 में विश्व धरोहर शहर का जो है सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। देखिए जो आपका जयपुर शहर है, इस शहर की स्थापना साल 1727 में राजा जयसिंह ने की थी। 85वां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की? तो देखिए जो भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसने फरवरी 2020 में महाराष्ट्र के वधावन में जो है भारत का एक नया बंदरगाह जो बनाने की मंजूरी प्रदान की थी। और जो आपका ये वधावन बंदरगाह है, इसकी खास बात क्या है? देखिए इसके विकास के बाद भारत जो है ये दुनिया के टॉप 10 कंटेनर वाले बंदरगाहों की सूची में जो है शामिल हो जाएगा। और देखिए इस परियोजना पर लगभग कुल
5,544.54 करोड़ रुपए की जो है लागत आएगी। 86वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में किस स्थान पर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए बैठक का आयोजन किया गया? तो देखिए फरवरी 2020 में जो है जो आपका नई दिल्ली है वहां पर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में एक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए बैठक का आयोजन किया और इस द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री जियोंग क्योंगडू ने जो है द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने तथा रक्षा उद्योग और अनुसंधान और विकास में सहयोग को बढ़ाने के उपायों पर जो है चर्चा की थी। 87वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए ये देश आपका है नॉर्वे और देखिए इन समझौतों पर हस्ताक्षर नॉर्वे के शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्रालय की महानिदेशक एनी लाइन वोल्ड की अगुवाई में किया गया था और इन समझौतों में भूस्खलन, सुरंगों, जल प्रबंधन, पनबिजली परियोजना पर आधारित शिक्षण, छात्रों एवं शोधकर्ताओं की स्वतंत्र आवाजाही और शीत क्षेत्र प्रौद्योगिकियों पर खास गौर किया गया है। तो ये डिटेल्स याद रखना है। और देखिए नॉर्वे के बारे में आपको बता दूं कि नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो और नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। 88वां प्रश्न है कि मीराबाई चानू ने हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए जो आपकी मीराबाई चानू है ये एक वेटलिफ्टर है और इन्होंने भी हाल ही में फरवरी 2020 में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। देखिए जो आपकी मीराबाई चानू है इन्होंने कुल 203 किलोग्राम का भार उठाकर जो है ये स्वर्ण पदक जीता था। देखिए इन्होंने वर्ष 2018 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी जीता था। ठीक है, तो 2018 में मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। ये चीज आपको याद रखना है। 89वां प्रश्न है कि हाल ही में कितने आईआईटी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने की घोषणा की गई है? तो देखिए इन आईआईटी संस्थानों की संख्या 5 है और ये आईआईटी संस्थान है आईआईटी भोपाल, आईआईटी रायपुर, आईआईटी भागलपुर, आईआईटी अगरतला और आईआईटी सूरत। ठीक है, और देखिए आपको बता दूं ये जो आपके पांचों आईआईटी संस्थान हैं तो इनको ये दर्जा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 के तहत दिया जाएगा। और 90वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया था? देखिए फरवरी 2020 में जो आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं इन पर महाभियोग चलाया गया था और इसका रिजल्ट क्या आया? देखिए जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप इनको जो है महाभियोग के सभी आरोपों से जो है बरी कर दिया गया। इन पर महाभियोग चल नहीं पाया। देखिए जो अमेरिकी सीनेट है, ठीक है, तो अमेरिका की जो संसद यानी कि जो सीनेट है इसने ट्रंप पर लगे महाभियोग के 2 आरोपों कांग्रेस के लिए शक्ति का दुरुपयोग और बाधा बनने में जो है क्लीन चिट दे दी। और 91वां प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा आगामी 5 वर्षों में कितने बिलियन डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो देखिए आपको बता दूं भारत सरकार के द्वारा आगामी 5 वर्षों में कुल 5 बिलियन डॉलर के रक्षा निर्यात का जो है लक्ष्य रखा गया है। और आपको बता दूं कि वर्ष 2014 में जो भारत का रक्षा उपकरण निर्यात था ये लगभग 2000 करोड़ रुपए था। तो ये चीज आपको याद रखना है। और 92वां प्रश्न है लुडोविक ओरबन किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनकी सरकार जो है ये अविश्वास प्रस्ताव के बाद फरवरी 2020 में गिर गई? तो देखिए जो आपके लुडोविक ओरबन है ये जो है रोमानिया के प्रधानमंत्री थे और इनकी जो सरकार है ये अविश्वास प्रस्ताव के बाद गिर गई। देखिए रोमानिया की बात करें तो यहाँ की मुद्रा है रोमानियाई ल्यू और यहाँ की राजधानी है बुखारेस्ट। 93वां प्रश्न है कि हाल ही में ईस्टर्न रेलवे ने सियालदह वेस्ट बंगाल में जो कि स्थित है आपका तो वहां पर जो है कियोस्क लगाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो देखिए फरवरी 2020 में जो है जो आपका ईस्टर्न रेलवे है तो ईस्टर्न रेलवे ने जो आपका वेस्ट बंगाल है वहां के सियालदह स्टेशन पे जो है कियोस्क लगाने के लिए अमेजोन के साथ हाथ मिलाया था। और इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? देखिए जो आपके अमेजोन के कस्टमर होंगे तो ये जो है इसके कियोस्क पॉइंट्स का चयन जो है अपनी ऑनलाइन खरीदारी करते समय अपने ऑर्डर के पिकअप सेंटर यानी कि पिकअप स्थान के रूप में कर सकेंगे। और जो का ये कियोस्क सेंटर होगा ये एक छोटा सा स्टॉल या फिर कमरा होगा जहाँ से अखबार, जलपान, टिकट आदि की बिक्री की जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और 94वां प्रश्न है कि 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ पर आयोजित हुआ? तो देखिए जो आपका 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो था यानी कि जो आपका समुद्र से प्राप्त होने वाली मछली फछली होती हैं, ठीक है, तो उनका जो खाद्य पदार्थ होता है उसके बारे में बात हुई है, सी फूड के बारे में। तो इसका ये जो शो है ये आपका केरल के कोच्चि में आयोजित हुआ इस साल और इसका थीम था ब्लू रिवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और देखिए जो आपका ये 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो है तो ये जो है सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा जो है आयोजित किया गया था। और देखिए इससे पहले जो आपका 21वां संस्करण था
इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का, ठीक है। तो ये आयोजित हुआ था जनवरी 2018 में, कहाँ पे, गोवा में, और वो उसका जो है उस समय का 21वां संस्करण था। 95वां प्रश्न है कि जो आपका JSW स्टील है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो देखिए फरवरी 2020 में जो आपके ऋषभ पंत हैं, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर हैं, इनको JSW स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। देखिए JSW का पूरा नाम है जिंदल साउथ वेस्ट, ठीक है। तो इसने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। 96वां प्रश्न है कि 5वें भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का जो आयोजन है, ये कहाँ पे किया गया। तो देखिए 5वें भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन किया गया लखनऊ में, और इस भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन में 100 से अधिक रूसी और 200 से अधिक भारतीय उद्योग जगत के नेताओं ने पार्टिसिपेट किया था। और सबसे खास बात, जो आपका ये सम्मेलन है, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 के मौके पर आयोजित किया गया था। 97वां प्रश्न है कि विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन बन गया है पूरी दुनिया में। तो देखिए ये देश अपना भारत है, और ये प्रश्न इसीलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। देखिए वर्तमान में जो आपका कच्चा इस्पात है, तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना। चाइना में जो है इसकी मात्रा उत्पादन की है 996.3 मीट्रिक टन, और फिर आपका भारत दूसरे नंबर पे है। भारत में जो है इसका उत्पादन कितना है, 111.2 मीट्रिक टन। और जो आपका कच्चा इस्पात है, इसका तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक जापान है। यहाँ पर उत्पादन का प्रतिशत उत्पादन कितना होता है, 99.3 मीट्रिक टन। और जो आपका USA है, ये कच्चे इस्पात के उत्पादन में चौथे स्थान पर है, और इस मामले में रशिया 5वें स्थान पर है, ठीक है। USA में कुल 87.9 मीट्रिक टन उत्पादन होता है, और रशिया में 71.6 मीट्रिक टन जो है उत्पादन होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए आपको बताऊँ, जो आपका वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन यानी कि विश्व इस्पात संघ है, जिसने ये आंकड़ा प्रस्तुत किया है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर स्थित है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, और इसकी स्थापना की गई थी 10 जुलाई 1967 को। 98वां प्रश्न है कि हाल ही में लिंक्डइन कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका क्या नाम था। तो देखिए फरवरी 2020 में जो आपके जेफ वेनर है, इन्होंने लिंक्डइन कॉर्पोरेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद से इस्तीफा दे दिया था। देखिए जो आपका ये लिंक्डइन कॉर्पोरेशन है, तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला एक कंपनी है, और जो आपके जेफ वेनर हैं, ये अब क्या करेंगे, देखिए ये जो है अब लिंक्डइन कॉर्पोरेशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, और ये इस पद पर काम करेंगे, ठीक है। तो इसी कंपनी में रहेंगे, लेकिन पद चेंज हो गया है। देखिए जो आपका लिंक्डइन कॉर्पोरेशन है, इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्थित है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और 99वां प्रश्न है कि भारत जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में किस स्थान पर है। तो देखिए आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है 2020, तो इसमें भारत जो है 40वें स्थान पर है, और ये रैंकिंग आपको हर हालत में याद रखनी है। देखिए पिछले साल 2019 में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया था, तो उसमें भारत 36वें स्थान पर था, लेकिन इस बार जो है भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है, तो 4 का डिफरेंस आ गया है। और देखिए जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 है, इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है, ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है, स्वीडन तीसरे स्थान पर है, फ्रांस चौथे स्थान पर है, और जर्मनी 5वें स्थान पर है, ठीक है। देखिए आपको बता दूं, जो आपके ये देश हैं, जो कि क्रम से मैंने बताया कि 5 स्थानों पे लगातार हैं, तो ये देश पिछले साल भी इन्हीं स्थानों पर थे, लेकिन भारत की रैंकिंग चेंज हुई है। भारत पिछले साल 36वें स्थान पर था, इस साल 40वें स्थान पर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। और देखिए जो आपका ये इस साल का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है 2020 का, तो ये जो है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक का 8वां संस्करण है, जिसका शीर्षक आर्ट ऑफ द पॉसिबल है। तो इसका शीर्षक भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा सकता है। और इस सूचकांक की खास बात ये रही कि इस सूचकांक में इस वर्ष 53 देशों की अर्थव्यवस्थाओं का आकलन किया गया था, जबकि पिछले साल केवल 50 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन किया गया था, यानी कि 3 देशों की वृद्धि हुई है। देखिए इस वर्ष जो 3 नई अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी हैं, आपकी है कुवैत, ग्रीस और डोमिनिक गणराज्य। इनके नाम को जरूर याद रखने हैं, इनको इस सूची में जो है इस साल शामिल किया गया है। और जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, तो इसको जो है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो देखिए किसी सूचकांक के बारे में जितनी भी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो मैंने आपको बता दी है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। 7वां प्रश्न आपका है कि हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस देश के लिए चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है। तो देखिए ये देश अपना भारत है। जो आपके प्रिंस चार्ल्स हैं, जो कि ब्रिटेन के प्रिंस हैं, तो इन्होंने भारत के लिए चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया फरवरी 2020 में। और इस फंड के द्वारा जो आपके भारत के बच्चे होंगे, भारत में बच्चों के शोषण को रोकने हेतु कार्य किया जाएगा। और जो आपका ये चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन फंड है, तो ये फंड जो है, जो आपके प्रिंस चार्ल्स हैं, ठीक है, तो इनकी एक परोपकारी संस्था है ब्रिटिश एशियाई ट्रस्ट, तो इसी का एक हिस्सा है, जिसकी स्थापना की गई थी साल 2007 में। और 101वां प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है।
तो देखिए जो आपका इंडियन रेलवे है इसने अभी हाल ही में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले भारत के पहले सरकारी संयंत्र की, ठीक है, सरकारी संयंत्र की स्थापना की है। देखिए जो आपका इंडियन रेलवे ने इसे जो है 1.79 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया है और इसमें प्लास्टिक और ई कचरे सहित 500 किलोग्राम कचरा प्रतिदिन निपटान की क्षमता है। और ये जो है भारतीय रेलवे में अपनी तरह का पहला और भारत में चौथा संयंत्र है, ठीक है, ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे। 102वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 6 राज्यों के कितने थर्मल पावर प्लांट्स को जो है बंद करने की चेतावनी दी है। तो देखिए जो भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसने 6 राज्यों के टोटल 14 थर्मल पावर प्लांट्स को जो है बंद करने की चेतावनी दी है। देखिए जो भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसने इन 14 थर्मल पावर प्लांट को ये चेतावनी सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 31 दिसंबर 2019 की समय सीमा तक सीमित नहीं करने के संदर्भ में दी है। तो और देखिए जो आपका ये 14 थर्मल पावर प्लांट्स है, ठीक है, तो इन थर्मल पावर प्लांट में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु का संयंत्र शामिल है। 103वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया। तो देखिए जो आपका ये अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार ये डॉक्टर NS धर्मशक्तु को इस साल प्रदान किया गया। और देखिए जो आपका ये अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार है तो इसकी जो स्थापना ये गांधी स्मारक कुष्ठ फाउंडेशन ने 1950 में की थी और इस पुरस्कार का उद्देश्य कुष्ठ रोग के प्रति महात्मा गांधी की सेवा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाना है। 104वां प्रश्न है कि भारतीय वेटलिफ्टर राखी हल्दर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो देखिए अभी हाल ही में फरवरी 2020 में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जो है जो आपकी भारतीय वेटलिफ्टर राखी हल्दर इन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता था और राखी हल्दर ने जो है ये 64 किलोग्राम भारों में स्नैच में 93 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 117 किलोग्राम के साथ कुल 210 किलोग्राम का वजन उठाकर जो है ये चैंपियनशिप जीता था, यानी कि ये चैंपियन बनी थी और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और देखिए 105वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सेना के द्वारा दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया गया है। तो देखिए जो दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट है, ठीक है, तो इसको विकसित किया है भारत ने और इसीलिए ये प्रश्न एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए जो आपका ये बुलेट प्रूफ हेलमेट है इसको 10 मीटर की दूरी से चलाई गई AK-47 की जो बुलेट है ये भी इसको नहीं भेज सकती है और इस हेलमेट को भारतीय सेना के जो मेजर हैं अनूप मिश्रा जी इनके द्वारा विकसित किया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है, अनूप मिश्रा। और देखिए इस बुलेट प्रूफ हेलमेट का जो निर्माण है ये भारतीय सेना की अभय परियोजना के तहत किया गया है। और 106वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में समय बिताने का रिकॉर्ड कायम करने के बाद पृथ्वी पर लौटी हैं। तो देखिए इनका नाम है क्रिस्टीना कोच, इनका नाम आपको याद रखना है। और क्रिस्टीना कोच कौन है इनके बारे में डिटेल में जान लीजिए। देखिए जो कि क्रिस्टीना कोच है ये नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो कि अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, तो वहाँ की जो है ये एक अंतरिक्ष यात्री हैं और इन्होंने कुल 328 दिन जो है अंतरिक्ष में बिताया। देखिए इनसे पहले अमेरिका की एक महिला अंतरिक्ष यात्री जिनका था पैगी विल्सन, तो इन्होंने जो है 289 दिनों तक जो है सिंगल स्पेस फ्लाइट पर रहने का रिकॉर्ड बनाया था, तो इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो सीधे शब्द में कह सकते हैं कि जो आपकी नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं क्रिस्टीना कोच, इन्होंने 328 दिन अंतरिक्ष में गुजारने के बाद जो आपकी अमेरिका की जो महिला अंतरिक्ष यात्री थी पैगी विल्सन, इनका 289 दिनों का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है अंतरिक्ष में रहने का। तो वर्तमान में सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में समय बिताने का रिकॉर्ड किसके नाम से है, क्रिस्टीना कोच के नाम से, 328 दिन का, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए जो आपकी क्रिस्टीना कोच है इन्होंने फरवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो है 328 दिन रहने के बाद कजाकिस्तान में अभी हाल ही में लैंड किया है। और देखिए जो आपकी क्रिस्टीना कोच है ये जो है इटली के यूरोपीय अंतरिक्ष यात्री लूका परमिटानो और रूसी कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर स्कोवत्सोर के साथ जो है सोयूज MS-13 कैप्सूल में जो है धरती पर अभी हाल ही वापस लौटी है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और नासा के बारे में आपको बता दूं, नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। इसकी स्थापना ड्यूलाइट एशनावर ने की थी 29 जुलाई 1958 को अमेरिका में। और 107वां प्रश्न है कि किस राज्य में देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। तो देखिए जो आपका भारत का पहला दिशा पुलिस स्टेशन है इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया फरवरी 2020 में। और फरवरी 2020 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम शहर में जो है भारत के इस पहले दिशा पुलिस स्टेशन का जो है उद्घाटन किया था। और देखिए जो आपका ये दिशा पुलिस स्टेशन है तो ये एक आदर्श पुलिस स्टेशन है जिसका उद्देश्य बलात्कार, यौन उत्पीड़न और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 का उपयोग करके जो है जो आपके बच्चे हैं यानी कि जो इससे पीड़ित है उनको जल्द न्याय दिलाना है।
और 108वां प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है? तो देखिए जो आपका सबरीमाला मंदिर स्थित है, ठीक है, तो अभी हाल ही में इसके गहनों की सूची, देखिए इस मंदिर में जितने भी आभूषण वगैरह हैं, ठीक है, तो इनकी सूची तैयार करने के लिए CN रामचंद्रन नायर को अपॉइंट किया है। और देखिए आपको बता दूं जो आपके CN रामचंद्रन नायर है, ये केरल उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। और सबरीमाला मंदिर के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा गया है। देखिए सबरीमाला मंदिर स्थित है भारत के केरल राज्य के मथिट्टा जिले में। और आपको बता दूं ये आपका सबरीमाला मंदिर है, यहाँ पर भगवान अयप्पा का मंदिर है, तो इनका नाम भी पूछा गया है, भगवान अयप्पा का मंदिर है सबरीमाला मंदिर। 109वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गांवों की मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है मध्य प्रदेश की। और इस कार्य के लिए जो आपका मध्य प्रदेश है, तो वहाँ का जो राजस्व विभाग है, इसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय सर्वेक्षण के साथ अभी हाल ही में एक समझौता भी किया। देखिए जो आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, ठीक है, तो ये भारत का राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी है। तो इसके सहयोग से जो है जो ड्रोन है इसके इस्तेमाल के साथ साथ मैपिंग करेगी गाँव की कौन? मध्य प्रदेश की सरकार। 110वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाओं का विस्तार करने की मंजूरी दे दी है? तो देखिए आपको बता दूं जो आपका भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, इसने जो है जो आपका व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप को जो है अभी हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI सेवाओं का विस्तार करने की मंजूरी दी है। और इसके लिए जो आपका व्हाट्सएप पे है ये काम करेगा। देखिए व्हाट्सएप पे जो है ये व्हाट्सएप का एक पेमेंट फीचर जो कि उपयोगकर्ताओं को व्यापार लेन देन करने या फिर दूसरों को सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। 111वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री के पद से इस्तीफा दे दिया? तो देखिए फरवरी 2020 में पीनेलोपी कोजियानो ने जो है विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री के पद से इस्तीफा दिया था। देखिए जो आपकी पीनेलोपी कोजियानो है, इन्होंने अप्रैल 2018 के अंत में पाल रोमर के स्थान पर विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री का जो है पदभार संभाला था, लेकिन अब ये जो है त्यागपत्र दे चुकी हैं इस पद से। 112वां प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सभी राज्यों को कितने सप्ताह के भीतर ग्राम न्यायालय स्थापित करने का निर्देश दिया है? तो देखिए फरवरी 2020 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 4 सप्ताह के भीतर, यानी कि 4 सप्ताह का मतलब 28 दिन हो गया, तो 28 दिन के भीतर भारत के सभी राज्यों को जो है अपने राज्य में जो है ग्राम न्यायालय स्थापित करने का निर्देश दिया था। देखिए जो आपका ग्राम न्यायालय है, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके गाँव के भीतर त्वरित और किफ़ायती न्याय उपलब्ध कराना है, ठीक है, इसका टारगेट है ये। देखिए आपको बता दूं वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम है शरद अरविंद बोबड़े। 113वां प्रश्न है कि हाल ही में पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए न्यूनतम निवल मानदंड को 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण है, इसने पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए जो न्यूनतम निवल मानदंड है इसको 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कर दिया है 50 करोड़ रुपए। और देखिए आपका ये पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जो आपका ये PFRDA है, तो इसकी स्थापना की गई थी 23 अगस्त 2003 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। 114वां प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2020 के लिए भारत ने 2 मिलियन मीट्रिक टन यूरल्स ग्रेड कच्चे तेल के आयात के लिए किस देश के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए अभी हाल ही में फरवरी 2020 में जो है जो आपका भारत है, तो भारत ने वर्ष 2020 के लिए 2 मिलियन मीट्रिक टन यूरल्स ग्रेड कच्चे तेल के आयात के लिए जो आपका रूस यानी कि रशिया था, तो इसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। और ये अनुबंध जो है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और रूसी और रोसनेफ्ट के बीच में हुआ है। देखिए आपको बता दूं वर्तमान में भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का उपभोक्ता है और भारत अपनी तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए विश्व स्तर पर कुल 83% यानी कि 83% जो है तेल का आयात करता है। देखिए ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि वर्तमान में भारत जो है अपनी तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए पूरे विश्व स्तर पर जो है कितने प्रतिशत जो है तेल का आयात करता है? तो 83% आयात करता है। 115वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये कब से कब तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन करेगा? तो देखिए आपको बता दूं जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक था, इसने जो है 10 फरवरी से 14 फरवरी 2020 तक जो है वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन किया था। और इसका थीम यानी कि विषय था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। देखिए आपको बता दूं जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2016 से हर साल जो है पूरे भारत में एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेश प्रसारित करने के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है।
और इस साल ये जो है 10 फरवरी से 14 फरवरी तक मनाया गया और इसका विषय क्या रहा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। 116वां प्रश्न है कि हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके हॉलीवुड अभिनेता थे किर्क डगलस, इनका निधन हो गया। इनके बारे में खास बात क्या रही, और जो आपके किर्क डगलस हैं तो इनको स्पार्टाकस और पार्ट्स ऑफ ग्लोरी जैसी फिल्मों में अपने गहन प्रदर्शन के लिए जो है जाना जाता है, ठीक है। और 117वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो देखिए जो आपका 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार है इसके लिए ग्रेटा थनबर्ग को नामित किया गया है। ग्रेटा थनबर्ग जो है एक जलवायु कार्यकर्ता है, कहाँ की, जो आपका स्वीडन देश है वहाँ की, ठीक है। और सबसे खास बात देखिए इनकी उम्र वर्तमान में केवल 17 साल है और इन्होंने जलवायु परिवर्तन में हो रहे बदलाव को रोकने के लिए ई फ्राइडे की स्थापना की थी। 118वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने थाईलैंड के नोन थापुरी में $25,000 इनामी टूर्नामेंट के फाइनल में क्लो पैक को हराकर सत्र का पहला और अपने करियर का 10वां ITF एकल खिताब जीता। तो देखिए इनका नाम है अंकिता रैना, ठीक है। तो अंकिता रैना जो इन्होंने थाईलैंड के नोन थापुरी में $25,000 इनामी टूर्नामेंट के फाइनल में क्लो पैक को हराकर जो है सत्र का पहला और अपने करियर का जो है 10वां ITF खिताब जो है ITF एकल खिताब जो है जीता था। देखिए जो आपकी अंकिता रैना ने इस टूर्नामेंट के फाइनल में फ्रेंच टेनिस प्लेयर क्लो पैक को जो है सीधे सेटों में 6-3 और 7-5 से हराया था। और अंकिता रैना के बारे में खास बात क्या है, देखिए जो आपकी अंकिता रैना इन्होंने नीदरलैंड की विबियन स्कूप्स के साथ मिलकर इसमें जो है युगल का भी खिताब जीता, यानी कि इस $25,000 इनामी टूर्नामेंट में जो है जो आपका ये डबल्स का खिताब होता है, ठीक है, तो उसको भी जीता था। और 119वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने 81वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त मानव ठक्कर को 4-3 से हराकर अपना पहला राष्ट्रीय खिताब हासिल किया। तो देखिए इनका नाम है हरमीत देसाई। हरमीत देसाई ने फरवरी 2020 में जो है 81वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में जो भारत के चौथी वरीयता प्राप्त मानव ठक्कर हैं इनको 4-3 से हरा दिया और अपना पहला राष्ट्रीय खिताब हासिल किया। 120वां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रतिष्ठित उड़िया कवि का निधन हो गया। तो देखिए भारत के ये प्रतिष्ठित उड़िया कवि थे रवि सिंह, इनका निधन हुआ फरवरी 2020 में। और रवि सिंह के बारे में खास बात है कि इनको 1961 में ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार से तथा ओडिया साहित्य में योगदान के लिए जगन्नाथ दास सम्मान 2017 से भी इनको सम्मानित किया गया था। देखिए जो आपके रवि सिंह है ये जो है देशभक्ति से ओतप्रोत लेखन के लिए विप्लव कवि के नाम से जो है मशहूर थे पूरे इंडिया में। 121वां प्रश्न है कि हाल ही में निजामाबाद से पूर्व सांसद और अलग तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन करने वालों में शामिल किस नेता का निधन हो गया। तो देखिए फरवरी 2020 में जो है जो आपके एम नारायण रेड्डी हैं जो कि अलग तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन करने वालों में शामिल थे, तो इनका निधन हो गया था, ठीक है। देखिए तेलंगाना के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को और इसकी कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना में वर्तमान में 33 जिले हैं। 122वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जो है जल शक्ति विभाग रखा गया है। तो देखिए ये राज्य आपका जम्मू कश्मीर और इसके साथ ही जो आपका जम्मू कश्मीर का प्रशासकीय परिषद है इसने जम्मू कश्मीर के प्रत्येक घर में दिसंबर 2021 तक नलों के जरिए पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन को कार्यान्वित करने की भी घोषणा की है। और आपको बता दूं कि जो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है इनका नाम जम्मू कश्मीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि जो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं इनको केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जो अपॉइंट किया गया था। तो ये डिटेल्स याद रखना है। और 123वां प्रश्न है कि हाल ही में किस क्रिकेट पत्रकार का निधन हो गया। तो देखिए फरवरी 2020 में जो है जो आपके राजू भारतन हैं जो कि एक क्रिकेट पत्रकार थे, इनका निधन हो गया। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, देखिए जो आपके राजू भारतन हैं इन्होंने 42 साल तक द इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के साथ काम किया था और इन्होंने फिल्म डिवीजन के लिए पहली क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री द विक्ट्री स्टोरी का जो है निर्देशन किया था। और जो आपके राजू भारतन हैं तो देखिए इनकी जो पहली किताब है इसका नाम था राइवल्स इन द सन अ सर्वे ऑफ द 1952 टूर ऑफ इंग्लैंड। और देखिए इसके बाद इन्होंने इंडियन क्रिकेट द वाइटल पेज लिखी थी और इन्होंने सुर सामग्री लता मंगेशकर, आशा भोसले और जाने माने संगीत निर्देशक नौशाद की जो जीवनी थी उसको भी लिखा था। 124वां प्रश्न है कि अरुण तृतीय जो है ये किस देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो देखिए जो आपकी अरुण थर्ड है यानी कि अरुण तृतीय है ये नेपाल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है, देखिए हाल ही में फरवरी 2020 में इस जल विद्युत परियोजना अरुण तृतीय के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।
और इसका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। और इस 900 मेगावाट वाली परियोजना का जो निर्माण है ये भारत की सहायता के साथ जो है किया जा रहा है। 125वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च किया? तो देखिए फरवरी 2020 में जो आपका हरियाणा है, तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को जो है लॉन्च किया गया था। और जो आपका ये मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है इसका लाभ किसको मिलेगा और ये क्या चीज़ है? देखिए हरियाणा में जो है कुल 1.80 लाख वार्षिक आय और 5 एकड़ जमीन वाले जितने भी परिवार हैं तो ये जो है इस योजना के पात्र होंगे। और इस योजना के अंतर्गत एक साल में 3 किस्तों में जो है इन पात्र परिवारों को 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 126वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के सूरज कुंड मेले में नेचुरली नॉर्थ ईस्ट द नागा नैरेटिव नामक एक फैशन शो का आयोजन किया गया था? तो देखिए जो आपका सूरज कुंड मेला है ये आपका हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होता है। ये आपको पता ही है, नहीं पता है तो जान लीजिए। और देखिए इस साल इस अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले का जो आयोजन है ये 1 फरवरी से 15 फरवरी तक जो है किया गया था। और देखिए इस 33वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले का जो मुख्य आकर्षण था इस साल ये था महाराष्ट्र का रायगढ़ किला और ऑस्ट्रेलिया का स्टॉल। देखिए आप बता दूं आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 32 देशों ने इस साल इस अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले में जो है पार्टिसिपेट किया था। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और देखिए 127वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के कोकराझार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किया? देखिए ये समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा सारे फैक्ट को। देखिए फरवरी 2020 में जो आपका असम राज्य है तो वहाँ के कोकराझार में प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2020 में बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और देखिए आपका ये बोडो समझौता जब लागू हुआ था तो उसके जस्ट 2 दिन बाद नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के विभिन्न दलों के कुल 1615 सदस्यों ने अपने हथियार त्याग कर जो है मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया। तो ये बहुत अच्छी बात रही। अब बोडो आतंकवाद खत्म हो जाएगा कहाँ पे? असम में। 128वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हेतु कुल 15 साल से पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी बिहार की है। बिहार की राज्य सरकार ने अपने राज्य में प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हेतु 15 साल से पुराने जो आपके सरकारी डीजल वाहन हैं इनके परिचालन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। देखिए जो आपकी बिहार की सरकार है इसने इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना और उसके आसपास के नगर निकाय क्षेत्र जैसे कि दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ में 15 वर्ष से अधिक पुराने व्यावसायिक डीजल वाहनों पर भी मार्च 2021 से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और 129वां प्रश्न है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 किसने जीता? तो देखिए आपका 2020 का जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप था इसको जीता है बांग्लादेश ने। और देखिए जो आपकी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम है इसने भारत को 3 विकेट से हराकर पहली बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है इस साल। देखिए जो आपके बांग्लादेश के कप्तान थे अकबर अली, इनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया इसमें। और जो कि भारत के यशस्वी जायसवाल हैं इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। और इस साल के अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की खास बातें क्या रही? देखिए इसमें टोटल 16 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था और ये 17 जनवरी से 9 फरवरी 2020 तक खेला गया था। और इसका लोकेशन रहा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ये खेला गया था और टोटल 48 मैच खेले गए थे इन 16 टीमों के बीच में। 130वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन कोच को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए भारत के ये बैडमिंटन कोच आपके हैं पुलेला गोपीचंद। देखिए जो आपके पुलेला गोपीचंद हैं इनका जन्म हुआ था 16 नवंबर 1973 को आंध्र प्रदेश राज्य में। और इन्हें 2014 में पद्म भूषण से जो है सम्मान किया गया था भारत सरकार के द्वारा। 131वां प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकोंकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई है? देखिए इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम माउंट अकोंकागुआ की और काम्या कार्तिकेयन की। देखिए जो आपका माउंट अकोंकागुआ है ये दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और जो काम्या कार्तिकेयन है ये एक भारतीय हैं और ये भारत के मुंबई शहर की नेवी चिल्ड्रन स्कूल में जो है 7वीं कक्षा की छात्रा हैं। और काम्या कार्तिकेयन जो ये वर्ष 2021 तक एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम को पूरा करने जाती हैं जिसके तहत दुनिया के जो सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं उन पर जो है चढ़ाई करनी पड़ती है। देखिए एक खास बात और है, देखिए जो आपका ये माउंट अकोंकागुआ है जो इसकी ऊंचाई आपकी है 6969 यानी कि 6969 मीटर। 132वां प्रश्न है कि उपन्यास पहला गिरमिटिया के लेखक का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए जो आपका उपन्यास है पहला गिरमिटिया इसके लेखक थे गिरिराज किशोर और इनका फरवरी 2020 में निधन हो गया था।
देखिए ये जो है हिंदी के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। और जबकि गिरिराज किशोर हैं, ये अपने लोकप्रिय उपन्यासों जैसे कि ढाई घर, पहला गिरमिटिया आदि के लिए फेमस थे। देखिए जबकि गिरिराज किशोर हैं, इनका जो जन्म है ये हुआ था 8 जुलाई 1937 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। तो इनका जन्म स्थान भी याद रखिएगा। और जबकि गिरिराज किशोर हैं, इन्हें 23 मार्च 2007 में जो है साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 133वां प्रश्न है कि ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया। तो देखिए ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये वाकिन फिनिक्स को दिया गया। और आपको बता दूं कि जो आपके एक्टर हैं वाकिन फिनिक्स, इन्होंने फिल्म जोकर में अभिनय के लिए ये बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार जीता है। और इस ऑस्कर पुरस्कार समारोह 2020 में दक्षिण कोरिया की फिल्म पैरासाइट ने जो है बेस्ट फिल्म और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता। और देखिए जो आपकी एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है रेने जेलवेगर, इन्होंने जो है फिल्म जूडी के लिए जो है बेस्ट एक्ट्रेस का जो है ऑस्कर अवार्ड जीता। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका ऑस्कर 2020 था, तो इसमें किस श्रेणी में किसको कौन सा पुरस्कार हासिल हुआ, किसको कौन सा पुरस्कार मिला, ये चीज़ जो है आपको इस पेज पे मिल जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसको अगर बताने लगेंगे हम तो आपको कम से कम 6-7 मिनट और देने पड़ जाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये आपका अगला पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका अगला पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये लास्ट पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इन सबको आप नोट कर लीजिएगा। बाकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो पीडीएफ में तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और 134वां प्रश्न है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया है। तो देखिए भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है बन गया है हैदराबाद मेट्रो। और आपको पता ही होगा कि भारत का जो सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है ये आपका है दिल्ली मेट्रो। तो अभी बात कर रहे हैं हैदराबाद मेट्रो की। देखिए हैदराबाद मेट्रो जो है ये 69.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और हैदराबाद मेट्रो रेल जो है ये दिल्ली के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। 135वां प्रश्न है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका विश्व दलहन दिवस है ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। और 10 फरवरी 2019 को पहला विश्व दलहन दिवस यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया गया था। और इस साल के विश्व दलहन दिवस की खास बात क्या रही। देखिए इस साल उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के ऐतिहासिक कलिंजर में जो है, जो आपका कलिंजर का किला स्थित है, तो वहां पर जो है 10 फरवरी को अरहर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 136वां प्रश्न है कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020 जो है ये किसने जीता है। तो देखिए जो आपका खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020 है, इसको जीता है लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर रेड ने। और देखिए जो आपका ये खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020 रहा, तो ये जो है खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का जो है पहला संस्करण था, यानी कि पहली बार आयोजित होता है इस साल। और इसे जो है लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर रेड ने जो है फाइनल मैच में इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस को यानी कि आईटीबीपी की टीम को 3-2 से हराकर जीता था। और इसमें यानी कि इस खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020 में जो है कुल 13 टीमों ने हिस्सा लिया था। 137वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज छात्रों के लिए जो है इंटर्नशिप योजना शुरू की है। तो देखिए इस योजना को स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और जो आपका ये इंटर्नशिप योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो आपके उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट होंगे 12वीं और स्नातक तक के जो छात्र होंगे, ठीक है, उनको तकनीकी संस्थानों और उद्योगों से जोड़ा जाएगा। और इस इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 6 महीने या फिर 1 वर्ष की अवधि के इंटर्नशिप के दौरान प्रत्येक भाग लेने वाले जो युवा यानी कि छात्र होंगे 12वीं और स्नातक के, तो इनको हर महीने 2500 रुपये वेतन के रूप में दिए जाएंगे। और इसमें से 1500 रुपये यानी कि जो आपका ये 2500 वेतन दिया जाएगा, इसमें 1500 रुपये केंद्र सरकार देगी और 1000 रुपये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देगी। और 138वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय डी वार्मिंग दिवस कब मनाया गया। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय डी वार्मिंग दिवस है ये मनाया गया आपका 10 फरवरी को। और देखिए आपको बता दूं कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में 1 से 19 वर्ष के बच्चों और किशोरों को इस अवसर पर यानी कि राष्ट्रीय डी वार्मिंग यानी कि नेशनल डी वार्मिंग डे पर जो है एक दवा खिलाई जाती है, इसका नाम है एल्बेंडाजोल। देखिए एल्बेंडाजोल जो आपकी पेट में कीड़ी वगैरह हो जाती है तो उनको मारने के लिए यूज किया जाता है। तो आपका ये जो आपका डी वार्मिंग दिवस है ये इसलिए मनाया भी जाता है ताकि आपको जो पेट में कीड़ी वगैरह है वो समाप्त हो जाए एल्बेंडाजोल खिला के। तो जो आपका राष्ट्रीय डी वार्मिंग दिवस है इसका उद्देश्य बच्चों और किशोरों की आंतों में परजीवी कीड़े यानी कि जो पैरासाइट कीड़े होते हैं इनकी व्यापकता को खत्म करना है। 139वां प्रश्न है कि द बॉयज ऑफ समर नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए जो आपकी पुस्तक है द बॉयज ऑफ समर, इसको लिखा है रोजर कहन ने।
और जो आपके रोजर कहन है ये एक अमेरिकी लेखक थे और इनका अभी हाल ही में फरवरी 2020 में निधन हो गया था। देखिए 1989 में इन्होंने दिग्गज बॉक्सर जैक डेम्सी की जीवनी लिखी थी और इस जीवनी को लिखने में जो है इन्होंने सहयोग किया था पीट रोज का। देखिए 1972 में इनकी जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब थी इसका नाम था द बॉयज ऑफ समर। 140वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी केरल की राज्य सरकार है इसने CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरीके से जो है प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए केरल में ये प्रतिबंध नवंबर 2020 से सतत ऊर्जा नीति यानी कि सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसी के तहत लगाया गया है और केरल जो है ये इस प्रकार के प्रतिबंध की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और केरल की जो सरकार है इसके द्वारा हाल ही में पेश किए गए अपने बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुल 1765 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। 141वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट में ये घोषणा की गई है कि 3 महीने में 75 यूनिट तक जो बिजली की खपत है करने वाले जो है इनको मुफ्त में बिजली दी जाएगी। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने बजट पेश करते समय कहा कि अगर आप 3 महीने में केवल 75 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो आपको इसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो मुफ्त बिजली स्कीम स्टार्ट हो गई है पश्चिम बंगाल में भी। देखिए पश्चिम बंगाल के जो वित्त मंत्री का नाम है अमित मित्रा। तो इन्होंने जो है राज्य विधानसभा में कुल मिलाकर अभी हाल ही में फरवरी 2019 में 2,55,677 करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया था और इसमें 8 करोड़ रुपए का जो है घाटा दिखाया गया था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी नोट कर लीजिए। 142वां प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपनी अंतिम द्विमासिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर को कितने प्रतिशत पर जो है बनाए रखने का निर्णय लिया है। तो देखिए जो आपका RBI है इसने जो है वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपनी अंतिम द्विमासिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट को जो है 5.15% पर जो है बनाए रखने का निर्णय लिया है। और देखिए इस पेज पे जितने डाटा दिख रहे हैं आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के हैं, इसको नोट कर लीजिए। वर्तमान समय की बात करें तो जो आपका रेपो रेट है आपका है 5.15%, रिवर्स रेपो है 4.90%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि MSF रेट है 4.40%, बैंक रेट है 4.40%। और 143वां प्रश्न है कि भारत का पहला ग्लास ब्रिज यानी कि शीशे का पुल जो है ये किस स्थान पर बनाया जाएगा। तो देखिए भारत का जो पहला ग्लास ब्रिज यानी कि शीशे का पुल है ये ऋषिकेश में बनाया जाएगा। ऋषिकेश आपका उत्तराखंड में स्थित है। देखिए आपको बता दूं जो आपका ये ऋषिकेश में बनने वाला ग्लास ब्रिज है तो ये जो है गंगा नदी पर बनाया जाएगा और ये पुल 94 साल पुराने प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला के विकल्प के तौर पर बनाया जाएगा। देखिए लक्ष्मण झूला जो है ये थोड़ा सा जर्जर हो चुका है तो इन्हीं के सुरक्षा कारणों के चलते 2019 में इस लक्ष्मण झूला को बंद कर दिया गया था। 144वां प्रश्न है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है। तो देखिए जो आपकी अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है ये आत्मकथा है प्रोफेसर के रामकृष्ण राव की। और फरवरी 2019 में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू तो इन्होंने जो है प्रोफेसर के रामकृष्ण राव की इस आत्मकथा अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी का जो विमोचन किया था। 145वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का जो नाम है ये बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो देखिए जो अब आपका ये राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान है फरीदाबाद में जो कि स्थित है तो ये जो है अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया इसका नाम। और अब ये जो है अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान के नाम से जाना जाएगा। और आपको बता दूं कि जो आपका राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद है इसकी स्थापना 1993 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत की गई थी। 146वां प्रश्न है कि अजय वारियर किन दो देशों का युद्ध अभ्यास है। तो देखिए आपका अजय वारियर है ये भारत और ब्रिटेन के बीच का एक युद्ध अभ्यास है। और देखिए 13 से 26 फरवरी तक यूनाइटेड किंगडम के सैली सबरी मैदान क्षेत्र में जो है जो आपका ये 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है अजय वारियर 2020 इसका आयोजन किया गया था। और 147वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने पहली बार हार्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया। तो देखिए इस साल पहली बार जो आपका त्रिपुरा राज्य है इसने हार्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया था। और अभी हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव ने पश्चिमी त्रिपुरा के बारामुरा पहाड़ी में इस महोत्सव का उद्घाटन किया था फरवरी 2020 में। और देखिए इस हार्नबिल फेस्टिवल को मनाने का उद्देश्य प्राचीन वन पक्षी हार्नबिल का जो संरक्षण है इसको करना और पर्यटन के माध्यम से लोगों को आजीविका जो है उसको प्रोत्साहित करना है। और देखिए आमतौर पर हर साल जो आपका नागालैंड राज्य है ठीक है तो नागालैंड राज्य इस हार्नबिल फेस्टिवल का जो है आयोजन करता था लेकिन इस साल त्रिपुरा ने भी कर दिया। 148वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस देश को ICC वीमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया है।
तो देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है इसने ऑस्ट्रेलिया को फरवरी 2020 में आईसीसी वीमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया। देखिए आईसीसी की बात करें तो आईसीसी के जो वर्तमान में अध्यक्ष इनका नाम है शशांक मनोहर, आईसीसी के सीईओ है मनु चाहनी और इसका मुख्यालय स्थित है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। 149वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सूर्य के ध्रुवों की सबसे पहली तस्वीरें लेने के लिए सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। अमेरिका ने फरवरी 2020 में जो है सूर्य के ध्रुवों की सबसे पहली तस्वीर लेने के लिए सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया था और ये जो है ऐसा पहला अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है सोलर ऑर्बिटर, ठीक है, जो कि एलिप्टिकल पाथ ना लेकर सूर्य की भूमध्य रेखा से 24 से 33 डिग्री पर जो है परिक्रमा करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और 150वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी चुना गया। तो देखिए इनका नाम है लाल रेमसियामी। देखिए जो भारत की महिला हॉकी टीम में फॉरवर्ड प्लेयर हैं जिनका नाम है लाल रेमसियामी, इनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा वर्ष 2019 की जो है सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी यानी कि राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा आप इनके बारे में। तो ये थे आपके 150 प्रश्न। अगले वीडियो में हम जो है प्रश्न संख्या 151 से कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख के रिवाइज कर सकते हैं आप। और आपको एक चीज़ और करना है, पीडीएफ जो है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और जल्दी मिलेंगे हम पार्ट 2 में।